जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मुक्तक सिंह राठौड़। मेडाइवल हिस्ट्री के इस पार्ट 1 लेक्चर में मैं आपको वेलकम करता हूं। आज का लेक्चर शुरू करते हैं। राजपूत पीरियड के पार्ट से लेकर तो दिल्ली सल्तनत के पीरियड के पार्ट के बीच में जो सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स और टॉपिक्स हैं, वही आज का हमारा ऑब्जेक्टिव, आज का हमारा एजेंडा होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक बार मैं अपना एजेंडा आपको वापस बता देता हूं। सबसे पहले हम कवर करेंगे राजपूत पीरियड। सेकंड, हम कवर करेंगे दिल्ली सल्तनत का पॉलिटिकल हिस्ट्री, और लास्ट में हम देखेंगे भक्ति मूवमेंट। चलो शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं राजपूत पीरियड की। सबसे पहली चीज 650 ईडी से लेकर 1206 ईडी के बीच में राजपूत पीरियड है। जब एम्परर हर्षवर्धन की डेथ होती है नॉर्दर्न इंडिया के अंदर, तो एम्परर हर्षवर्धन का बहुत बड़ा एम्पायर पॉलिटिकली डिसइंटीग्रेट होना शुरू होता है, और बहुत तेजी से भी होता है। 646 एडी में एम्परर हर्षवर्धन की डेथ होती है। अगले 4 साल के अंदर अंदर ये एम्पायर डिसइंटीग्रेट हो जाता है। मेरे ख्याल से बहुत ही शॉर्ट लिव्ड एम्पायर था। इतना शॉर्ट लिव्ड एम्पायर किसी का भी मैंने नहीं देखा इतिहास के अंदर, कि सिर्फ एक ही रूलर आता है, वही एम्पायर क्रिएट करता है, और जैसे ही उस रूलर की डेथ होती है ये एम्पायर डिसइंटीग्रेट हो जाता है। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि एक बहुत ही दुष्ट मिनिस्टर था एम्परर हर्षवर्धन का, जिसका नाम अरुणाश्व था, और इसके मन में लालच आ गया था। इसीलिए एम्परर हर्षवर्धन की डेथ के बाद उसने थ्रोन को ऑक्यूपाई करने के प्रोसेस में एम्परर हर्षवर्धन की फैमिली को या तो एग्जीक्यूट कर दिया या फिर उनको इम्प्रिजन कर दिया, जिसकी वजह से उनके सक्सेसर्स इस खानदान को, इस डायनेस्टी को आगे नहीं बढ़ा पाए, और इसका तो डिक्लाइन हो गया। लेकिन नॉर्दर्न इंडिया में जो अरुणाश्व चाहता था कि वो नॉर्दर्न इंडिया का सम्राट बन जाए, वो भी नहीं हो सका, कि उसके अंदर वो कैपेबिलिटी नहीं रही होगी, उसको वो सपोर्ट नहीं मिला होगा उसकी इस एक्शन के वजह से। और यही वजह रही कि अरुणाश्व भी कोई एम्पायर कायम नहीं कर पाया, और एक पॉलिटिकल डिसइंटीग्रेशन का दौर शुरू हो गया, जो कि बहुत लंबा फेज था। 650 ईडी से लेके 1206 ईडी के बीच में इस पूरे राजपूत पीरियड को माना जाता है। हालांकि एक चीज और यहाँ पे है कि राजपूत पीरियड को जितना ज्यादा पॉलिटिकली डिसइंटीग्रेटेड माना जाता है ना, उतना वो था नहीं। कम से कम अपने अर्ली फेज में बिल्कुल भी नहीं था। हमने पॉलिटिकल डिसइंटीग्रेशन पोस्ट मॉडर्न पीरियड के अंदर भी देखा था, लेकिन वहां पर हम देखते हैं कि बहुत सारी पावर्स थी। कहीं हम देखते थे कुषाण पावर थी, कहीं पे सातवाहंस थे, कहीं पे इंडो ग्रीक्स थे, कहीं पे छेदी डायनेस्टी थी, बीच में हम देखते हैं कि पार्थियंस भी आए थे, और साथ ही साथ में और भी कण्व जैसी पावर्स भी आई थी। लेकिन राजपूत पीरियड के अंदर अगर हम, क्योंकि देखिए बहुत बड़ा पीरियड है, इंडिया की हिस्ट्री में कोई सा भी एक ऐसा पीरियड नहीं है जो इतने बड़ी अवधि का पीरियड रहा हो। इसलिए मैंने कहा है कि राजपूत पीरियड इज द लॉन्गेस्ट सिंगल फेज ऑफ इंडियन हिस्ट्री। भारत के इतिहास में जितने भी फेजेस माने गए हैं, उसमें इट इज द लॉन्गेस्ट सिंगल फेज ऑफ इंडियन हिस्ट्री, जो 650 BC, 650 एडी से लेके 1206 एडी के बीच में होता है। मौर्यन पीरियड 323 एडी से लेके 323 बीसी से लेके 185 बीसी के बीच में होता है। गुप्ता एज भी हमने देखा 250 ईडी से लेके 500 ईडी या 550 ईडी के बीच में होता है। इसके बाद भी हम जो दौर देखेंगे, दिल्ली सल्तनत का पीरियड भी 1206 ईडी से लेके 1526 ईडी के बीच में होता है। मुगल पीरियड 1526 से लेके 1857 तक होता है। तो ये सारे पीरियड अगर हम देखें, तो इंडिविजुअली एक एक पीरियड कोई 300 साल का है, कोई 350 साल का है, लेकिन कोई भी फेज अकेला इतना बड़ा पॉलिटिकल फेज नहीं है। जो कि 650 से लेके 1206 ईडी के बीच में देखा जाए तो लगभग 500-600 साल होते हैं। 500-600 साल तक एक ही तरह के रूलर्स का भारत में रूल करने का ये सबसे बड़ा फेज है, और इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है। और क्योंकि इतना लंबा फेज है तो एक जैसा नहीं हो सकता, इसमें बहुत सारे डिफरेंसेस रहे अलग अलग फेज में, और इसलिए हम इसको 2 पार्ट्स में क्लासिफाई करके पढ़ते हैं।
पहला होता है द अर्ली राजपूत पीरियड, जो 650 एडी से लेके 900 एडी के बीच में होता है। और दूसरा क्लासिफाई हम करते हैं लेटर राजपूत फेज, जो 900 एडी से लेके 1200 एडी के बीच में होता है, जब तक टर्क्स नहीं आ जाते भारत में और टर्क्स आके भारत के नॉर्दर्न इंडिया को कॉन्कर नहीं कर लेते, तब तक राजपूत पीरियड कायम रहता है। तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट पॉइंट तो ये है कि राजपूत पीरियड भारत के इतिहास में राजनीतिक रूप से एक सबसे लंबा फेज है। और दूसरा, क्योंकि वो बहुत लंबा है इसीलिए उसको जब भी पढ़ना है हमें, तो हम उसको एक साथ नहीं पढ़ना चाहिए, हमको उसको दो पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ना चाहिए, अर्ली और लेटर। और फिर जब हम अर्ली राजपूत पीरियड की बात करते हैं, तो ये अर्ली राजपूत पीरियड उतना भी पॉलिटिकली डिसइंटीग्रेटेड नहीं था जितना कि कभी कभी पोर्ट्रे किया जाता है, या जितना कि कभी कभी हमको लगता है, उतना भी पॉलिटिकल डिसइंटीग्रेशन नहीं था। तीन बड़ी पावर्स थी जो ज्यादातर इंडियन सबकॉन्टिनेंट को कंट्रोल कर रही थी, और वो तीन पावर्स कौन सी थी? राष्ट्रकूट, गुर्जर प्रतिहार और पाल। ये तीन बड़ी पॉलिटिकल और मिलिट्री पावर हुआ करती थी, जो कि इस पूरे इलाके को डोमिनेट कर रही थी, इस पूरे इंडियन सबकॉन्टिनेंट को कंट्रोल कर रही थी, और बड़े लंबे समय तक किया। 650 ईडी से लेके अगर हम देखें तो 900 ईडी के बीच में तीनों पावर्स का राइज हुआ था। और 8th सेंचुरी ईडी में, यानी कि 800 साल से लेके 900 साल एडी के बीच का जो फेज था, इस पूरे फेज को कहा जाता है ट्राई पार्टाइट स्ट्रगल। ये जो अर्ली राजपूत पीरियड का फेज है, इसे ये नाम भी दिया गया है, जिसको हिंदी में बोलते हैं त्रिपक्षीय संग्राम, इंग्लिश में बोलते हैं ट्राई पार्टाइट स्ट्रगल, जिसमें एक तरफ गुर्जर प्रतिहार, एक तरफ राष्ट्रकूट, और तीसरी तरफ पाल्स थे, जो लगातार पॉलिटिकल डोमिनेंस और मिलिट्री डोमिनेंस को सेटअप करने के लिए आपस में लड़ा करते थे, आपस में युद्ध किया करते थे। तो ये त्रिपक्षीय संग्राम का दौर रहा है। एनडी में एक बार क्वेश्चन भी पूछा गया था ट्राई पार्टाइट स्ट्रगल को लेकर, तो इसको बहुत अच्छे से आप ध्यान रख लेना। लेटर राजपूत पीरियड में जरूर हम ये कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा पॉलिटिकल डिसइंटीग्रेशन हो गया था, क्योंकि ये तीन पावर्स जो थी त्रिपक्षीय संग्राम की, तीनों पावर्स का जब डिक्लाइन हुआ, तो इनके जो मांडलिक थे, इनके जो फ्यूडेटरीज थे, इनके जो सामंत थे, ये सब इंडिपेंडेंस अज्यूम करना शुरू कर देते हैं। और फिर हम देखेंगे कि भारत में बहुत सारे छोटे बड़े किंगडम्स का राइज होता है, और वो है एक्चुअली फेस पॉलिटिकल डिसइंटीग्रेशन का। लेकिन अच्छा, बहुत से इतिहासकार ये भी बोलते हैं कि राजपूत पीरियड इज द डार्क एज ऑफ इंडियन हिस्ट्री। उतना भी डार्क नहीं है, या मेरे हिसाब से तो बिल्कुल डार्क नहीं होना चाहिए ये, क्योंकि बहुत सारे कल्चरल डेवलपमेंट्स हुए, बहुत सारे लिटरेरी डेवलपमेंट्स हुए, रूलर्स ऐसे रहे जिनकी मिलिट्री स्ट्रेंथ बहुत अच्छी थी, उन्होंने भारत को बहुत लंबे समय तक फॉरेन इन्वेजन से डिफेंड करके रखा। 712 एडी से भारत के अंदर फॉरेन इन्वेजन शुरू हो गए थे, और ये फॉरेन इन्वेजन्स भारत में 1192 एडी तक चलते रहे, जब तक मोहम्मद शहाबुद्दीन गौरी ने सम्राट पृथ्वीराज चौहान को तराइन की दूसरी लड़ाई में हरा नहीं दिया। तो ठीक है, अच्छी बात है, हरा दिया था, लेकिन क्या होता है कि डिफेंस का भी एक सैचुरेशन पॉइंट आता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था कि लगभग 500-600 सालों तक भारत के राजाओं ने भारत को विदेशी हमलों से डिफेंड करके रखा। तो मेरे हिसाब से इसको डार्क एज नहीं कहा जाना चाहिए, कुछ इतिहासकार इसको डार्क एज कहते हैं, क्योंकि सामंतवाद आ गया था, और सामंतवाद ने सोसाइटी के ऊपर कंट्रोल स्टैब्लिश कर लिया था, ऑर्थोडॉक्सी थोड़ी सी बढ़ गई थी सोसाइटी के अंदर। तो ये, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन सिर्फ इस पॉइंट के बेसिस पर हम राजपूत पीरियड को कंप्लीटली डार्क एज नहीं बोल सकते, क्योंकि बहुत सारे कल्चरल लिटरेरी डेवलपमेंट्स हुए थे, और मिलिट्री स्ट्रेंथ भी बहुत ही जबरदस्त थी इस वक्त। इवन पॉलिटिकल डिसइंटीग्रेशन के बाद भी भारत के छोटे छोटे किंगडम्स के पास में भी ऐसी बड़ी मिलिट्री स्ट्रेंथ थी जो कि फॉरेन इन्वेडर्स को डिफीट करने की काबिलियत रखती थी। और इसीलिए ये कंप्लीटली कभी भी डार्क एज नहीं हो सकता। कोई सा भी फेज हो, मुगल फेज हो, या दिल्ली सल्तनत का फेज हो, या राजपूत पीरियड हो, या मौर्यन एम्पायर का पीरियड हो, या गुप्ता एम्पायर का पीरियड हो, कोई भी ऐसा फेज नहीं होता जो एब्सोल्युटली ब्राइट हो या एब्सोल्युटली डार्क हो। हर फेज के अपने कुछ पहलू होते हैं जो डार्क भी हो सकते हैं और ब्राइट भी हो सकते हैं। तो सिमिलरली राजपूत पीरियड को भी कंप्लीटली डार्क एज नहीं कहा जा सकता। लेकिन अब हम इसकी पॉलिटिकल हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं।
और इसकी शुरुआत हम करेंगे ऑब्वियसली अर्ली राजपूत पीरियड से, क्योंकि ये सब घटनाएं पहले हुई थी। और इसी प्रोसेस में हम देखते हैं कि थ्री मेजर पावर्स इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट रोज टू प्रोमिनेंस: द राष्ट्रकूट्स इन सेंट्रल एंड डेक्कन इंडिया, गुर्जर प्रतिहार्स इन वेस्टर्न एंड नॉर्दर्न इंडिया, एंड पाल्स इन ईस्टर्न इंडिया। अब देखिए, ये तीनों जो पावर्स थी, इनका फैलाव कहाँ था, कहाँ पे ये फैली हुई थी, किस इलाके में रूल करती थी। तीन अलग अलग रंगों से इन तीनों पावर्स को हम डिनोट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि पाल डायनेस्टी, पाल्स किस इलाके में रूल किया करते थे। आज के भारत का पूर्वी हिस्सा, जिसमें बांग्लादेश के काफी इलाके शामिल हैं, आज के वेस्ट बंगाल के इलाके शामिल हैं, साथ ही साथ आज का झारखंड और बिहार का इलाका शामिल है, कुछ उड़ीसा के इलाके भी शामिल हैं, और एट टाइम्स ईस्टर्न उत्तर प्रदेश तक भी पाल्स अपने आप को एक्सपैंड करने में कामयाब रहे थे। एक बात हमको अर्ली राजपूत पीरियड में ध्यान रखनी होगी कि जितनी भी पावर्स थी, उनका जो भी मैं टेरिटरी आपको बताऊंगा, ये टेरिटरी डे वन से लेके डे लास्ट तक नहीं था। ये टेरिटरी चेंज होता रहता था। कभी किसी डायनेस्टी में पावरफुल रूलर आ जाता था तो वो एक्सपेंशन कर देता था एट द कॉस्ट ऑफ अदर रूलर, तो वो अपनी टेरिटरी को बढ़ा देता था। तो कभी कोई दूसरी डायनेस्टी का पावरफुल रूलर आ जाता था तो वो पिछली डायनेस्टी के एडवांटेज को ख़त्म करके अपने आप को एक्सपैंड करता था। यही ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल थी, जिसमें तीनों पावर्स, कभी एक आगे निकलता कभी दूसरा आगे निकलता, लेकिन जनरली उनका एम्पायर किस इलाके के कोर में फैला हुआ था, वो यहाँ पे हम देख रहे हैं। फिर अब दूसरे रंग में मैं मार्क करूंगा गुर्जर प्रतिहार्स को। गुर्जर प्रतिहार्स ने जिस इलाके में रूल किया था, वो ज्यादातर गुजरात का इलाका था, आज के वेस्टर्न मध्य प्रदेश का इलाका था, यानी कि मालवा का इलाका। उससे भी फर्दर आगे सेंट्रल इंडिया के इलाकों में भी इनका डोमिनेंस सेटअप था। साउथ राजस्थान के इलाकों में ये लोग स्ट्रांग थे। ईस्टर्न राजस्थान के इलाकों में इन्होंने बहुत ही मजबूत पावर बना के रखी थी। इसी ईस्टर्न राजस्थान के इलाके में जब गुर्जर प्रतिहार का डिक्लाइन हुआ था, तो वहीं से चौहान, जो ओरिजिनली उनके सामंत हुआ करते थे, उनके फ्यूडल लॉर्ड्स हुआ करते थे, वो इंडिपेंडेंट होके अपना एक इंडिपेंडेंट किंगडम एस्टैब्लिश करते हैं। तो शाकंबरी के चौहान भी गुर्जर प्रतिहारों के ही फ्यूडेटरीज हुआ करते थे। गुर्जर प्रतिहारों ने एक वक्त तक नॉर्थ सेंट्रल इंडिया में भी अपना डोमिनेंस सेटअप कर दिया था, एंड एट टाइम्स गुर्जर प्रतिहार्स आज के दिल्ली और हरियाणा के रीजन तक भी एक्सपैंड कर जाते हैं। साथ ही साथ गुर्जर प्रतिहारों का लगातार ये ऑब्जेक्टिव रहा था कि वो आज के उत्तर प्रदेश के फर्टाइल प्लेन्स को भी अपने कंट्रोल में लेके रख लें। तो ये रफली वो टेरिटरी रही थी जो गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी के पीक पर हुआ करती थी। अब बात करते हैं राष्ट्रकूट डायनेस्टी की। तो राष्ट्रकूट डायनेस्टी को हम रेड कलर में मार्क करते हैं, और राष्ट्रकूट डायनेस्टी दक्षिण भारत से ओरिजिन हुई थी। दरअसल हमने बात करी थी लास्ट चैप्टर में कि जब गुप्ता एज चल रहा था और पोस्ट गुप्ता एज का फेज था, तब साउथ में दो बड़ी पावर्स थी। एक पल्लव, जो फार साउथ में तमिलनाडु में रूल किया करते थे, और दूसरे चालुक्य, जो कि डेक्कन इंडिया में रूल किया करते थे। इन्हीं चालुक्यों के फ्यूडेटरीज हुआ करते थे राष्ट्रकूट। लेकिन चालुक्यों की कमजोर होती पावर का फायदा उठा के राष्ट्रकूट्स ने इंडिपेंडेंट सत्ता कायम कर ली थी, और उनका ज्यादातर जो इलाका जिसमें वो डोमिनेट करके रहते हैं, आज के महाराष्ट्र का इलाका, सदर्न मध्य प्रदेश का इलाका। अच्छा, आप एक चीज नोटिस करोगे कि मैं राष्ट्रकूट टेरिटरी को गुर्जर प्रतिहार टेरिटरी से ओवरलैप कर रहा हूं। मैंने कुछ लाइंस ऐसी ड्रॉ करी जो गुर्जर प्रतिहार टेरिटरी के अंदर भी घुस रही है, सेंट्रल इंडिया तक। तो वो इसीलिए है क्योंकि कभी कभी राष्ट्रकूट डायनेस्टी में ऐसे रूलर्स भी आए जिन्होंने गुर्जर प्रतिहार को डिफीट करके उनकी टेरिटरीज ऑक्यूपाई कर ली। और कभी कभी तो डॉट्स में मैं इंडिकेट कर रहा हूं कि फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम राष्ट्रकूट्स इतने पावरफुल भी हो गए थे कि उन्होंने नॉर्थ सेंट्रल इंडिया और सेंट्रल इंडिया एंड इवन टू द एक्सटेंट ऑफ कन्नौज, कन्नौज तक भी अपना एक्सपेंशन किया था। हालांकि वो परमानेंट नहीं था, शॉर्ट लिव्ड भी नहीं कह सकते, लेकिन इतना लंबा फेज भी नहीं था कि जिसको हम परमानेंट कह सकें।
तो कभी कभी जैसे अमोघ वर्ष जैसे ताकतवर रूलर आए, गोविंद द थर्ड जैसे ताकतवर रूलर आए, इंदिरा जैसे रूलर आए, तो इन्होंने एक्सपेंशन नॉर्थवर्ड्स करना शुरू किया और गुर्जर प्रतिहारों को कई लड़ाई में डिफीट भी किया था। फिर गुर्जर प्रतिहारों के स्ट्रांग रूलर आ जाते थे तो वो फिर उनको पुश बैक कर देते थे डेक्कन इंडिया और साउथ सेंट्रल इंडिया के अंदर। लेकिन कोर टेरिटरी राष्ट्रकूट्स की आज के महाराष्ट्र में, साउथ सेंट्रल इंडिया के अंदर, नॉर्दर्न कर्नाटक के अंदर हुआ करती थी। कोस्टल इलाके भी राष्ट्रकूट्स के कंट्रोल में रहा करते थे। तो राष्ट्रकूट्स भी एक बहुत बड़ी और मेजर पावर हुआ करते थे इंडिया की। तो ये है रेड कलर से राष्ट्र, ऑरेंज कलर में गुर्जर प्रतिहार, और पर्पल कलर में पाल्स। तो इस तरह भारत के एक बड़े इलाके में ये तीन पावर्स थी जो डोमिनेट कर रही थी, और इन तीनों के बीच में आपसी संघर्ष चलता ही रहता था। किसके लिए क्यों चलता था आपसी संघर्ष इन तीनों के बीच में? इन तीनों के बीच में आपसी संघर्ष की वजह थी कन्नौज के ऊपर अधिकार करना। कन्नौज, जो कि आज के उत्तर प्रदेश में एक छोटी सी जगह है, उस समय इंडिया का पॉलिटिकल सेंटर हुआ करता था। मैंने आपको बताया भी था लास्ट लेक्चर में कि पाटलिपुत्र से पॉलिटिकल सेंटर शिफ्ट होके कन्नौज की तरफ चला गया था, और इसीलिए कन्नौज को ऑक्यूपाई करना प्रेस्टीज की बात होती थी, और यही तीनों पावर्स चाहती थी कि हम कन्नौज को ऑक्यूपाई कर ले, और इसीलिए तीनों के बीच में लगातार स्ट्रगल्स चलते रहते थे। आगे चैप्टर बताने से पहले यही मैं आपको एक बात बता देता हूं कि अगर आपके मन में बात आ रही है कि अगर कन्नौज को लेकर तीनों स्ट्रगल्स करते थे तो इसमें अल्टीमेटली विक्टोरियस कौन हुआ, तो पहली बात तो ये है कि परमानेंट विक्ट्री किसी की भी नहीं हुई। लेकिन फिर भी अगर हम इस क्वेश्चन के आंसर को ही ढूंढने जाए कि इसमें सबसे स्ट्रांग कौन था इन तीनों में और सबसे ज्यादा विक्ट्रीज किसने अचीव करी, तो उसका आंसर होगा राष्ट्रकूट। कि अगर इन तीनों में आपसे सवाल पूछा जाए कि सबसे स्ट्रांग कौन है और अल्टीमेटली कौन विक्टोरियस रहा इस त्रिपक्षीय संग्राम में, तो आपका जवाब होना चाहिए राष्ट्रकूट। यही सबसे बड़ी ताकत थी इन तीनों में। हालांकि गुर्जर प्रतिहार की मिलिट्री स्ट्रेंथ भी बड़ी जबरदस्त थी। खास तौर पे अरब स्कॉलर्स ने गुर्जर प्रतिहारों की फौज को एक बहुत ताकतवर फौज बताया। इनफैक्ट बात क्योंकि ऐसी भी है कि गुर्जर प्रतिहारों ने अपनी फौज के दम पर अरबों को भी हराया था, और इसीलिए अरबों ने उनकी फौज का तारीफ भी करी थी। खैर आगे बढ़ते हैं हम। ये तो रही बात तीनों डायनेस्टीज के फैलाव की, कि भारत के उपमहाद्वीप में ये किस किस इलाकों के अंदर फैले हुए थे। अब हम बात करते हैं कौन कौन सी डायनेस्टीज के मेजर रूलर्स थे और उनके अचीवमेंट्स क्या थे। सबसे पहले राष्ट्रकूट्स की बात करते हैं। राष्ट्रकूट्स एट द पीक ऑफ देयर पावर वेर स्प्रेड इन द महाराष्ट्र रीजन, कर्नाटक रीजन, साउथ सेंट्रल इंडिया रीजन, और जैसे कि मैंने आपको बताया कि एट टाइम्स उनका प्रभाव नॉर्थ सेंट्रल इंडिया तक भी हो गया था, कुछ हद तक वेस्टर्न इंडिया में भी हो गया था, और पाल्स की टेरिटरी में। पाल्स को तो बहुत, पाल्स इसमें सबसे वीक थे। पाल्स एक थे तो बड़ी पावर, इसमें कोई डाउट नहीं, लेकिन इन दोनों के कंपैरिजन को हम देखें, इन तीनों के कंपैरिजन को हम देखें, तो पाल्स मिलिटरीली सबसे वीक थे इन तीनों के अंदर। इस डायनेस्टी के फाउंडर दंतिदुर्ग थे। दंतिदुर्ग जो कि चालुक्यों के फ्यूडेटरी हुआ करते थे, और उन्होंने चालुक्यों से अलग होके अपना इंडिपेंडेंट सत्ता कायम कर लिया था। द फर्स्ट ग्रेट कॉन्करर ऑफ दिस डायनेस्टी वॉज गोविंद द थर्ड। एक गोविंद द थर्ड एक बड़े कॉन्करर थे। यही वो पहले राजा थे राष्ट्रकूटों के जो उत्तर की तरफ आगे बढ़कर गुर्जर प्रतिहारों को कई लड़ाई में डिफीट करके नॉर्थ सेंट्रल इंडिया तक राष्ट्रकूटों के इन्फ्लुएंस को बढ़ा देते हैं। इनके बारे में जो इंस्क्रिप्शंस मिली है, उन इंस्क्रिप्शन से पता चला है कि इनके हाथी गंगा जैसी पवित्र नदी का पानी पीते थे। हिमालय के ठंडे ग्लेशियर वाले तालाबों का पानी इनके घोड़े पीते थे, और तीसरी तरफ इनके घोड़े अरब सागर के इलाकों में भी पानी पीते थे। हालांकि घोड़े सागर का पानी नहीं पीते, लेकिन ये बात सिंबॉलिक होती है कि इनकी टेरिटरी कहाँ से कहाँ तक फैली हुई थी। तो
तो डेफिनेटली इनका इन्फ्लुएंस नॉर्थ सेंट्रल इंडिया तक हो गया था और इन्होंने गुर्जर प्रतिहार रूलर नागभट्ट सेकंड को डिफीट किया था। अब उसके बाद में इस डायनेस्टी का ग्रेटेस्ट रूलर कौन है जिनका नाम आपको याद रखना है, वो है अमोघ वर्ष, जो 814 एडी से लेके 878 एडी के बीच में रूल करते, जो कि इमीडिएट सक्सेसर थे गोविंद द थर्ड के। ही वॉज अ पैट्रन ऑफ आर्ट एंड कल्चर एंड एम्ब्रेस्ड जैन रिलीजन। वैसे तो राष्ट्रकूट शिव के बड़े भक्त हुआ करते थे, ये लॉर्ड शिव को वर्शिप करते थे, लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि एक बच्चा पैदा होता है इस घर के अंदर जो अगला रूलर था, राजकुमार था, और रूलर बनने के बाद में वो शैविज्म को छोड़कर जैनिज्म की तरफ चला गया, जैन धर्म उन्होंने एम्ब्रेस कर लिया और लाइफ लॉन्ग एक जैन बन के रहे। इससे हमको एक और बात पता चलती है कि प्राचीन भारत रिलीजियसली बहुत लिबरल हुआ करता था, जहां पर ये ऑफेंस नहीं होता था कि अगर फैमिली का कोई लड़का किसी आइडियोलॉजी से प्रभावित होकर उसको फॉलो करना शुरू कर दे, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। इनफैक्ट अमोघ वर्ष ही राष्ट्रकूटों के सारे रूलर्स में ग्रेटेस्ट माने जाते हैं और बड़ा जबरदस्त रूल किया इन्होंने 814 एडी से लेके 878 एडी के बीच में। बहुत लंबी टेरिटरी इन्होंने रूल करी थी और इस लंबी टेरिटरी को इन्होंने बहुत पीसफुली रूल किया था। जब ये राजा थे उसी वक्त गुर्जर प्रतिहारों में भी एक बड़े ताकतवर राजा आए थे जिनका नाम मिहिर भोज था। इनकी और मिहिर भोज की छुटपुट लड़ाइयां हुई थी, लेकिन अमोघ वर्ष जब तक जीवित रहे वो डोमिनेट करते रहे। उनकी डेथ के बाद मिहिर भोज जो कि गुर्जर प्रतिहार वंश के राजा थे, उन्होंने फिर एक्सपेंशन अपना कर लिया था एट द कॉस्ट ऑफ राष्ट्रकूट टेरिटरी। एक और बात जो हमें याद रखनी है अमोघ वर्ष नाम के रूलर के बारे में, वो ये है कि ही वॉज अ स्कॉलर एंड रोट फर्स्ट कन्नड़ पोएट्री कविराज मार्ग। कन्नड़ वॉज द ऑफिशियल कोर्ट लैंग्वेज ऑफ द राष्ट्रकूट्स। राष्ट्रकूट्स क्योंकि उनका ओरिजिन डेक्कन से था, साउथ से था, और इसीलिए साउथ इंडिया की कन्नड़ भाषा ही उनकी राजभाषा हुआ करती थी, उनकी दरबारी भाषा हुआ करती थी। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है अमोघ वर्ष के बारे में आपको याद रखना कि इन्होंने पहला कन्नड़ पोएट्री लिखा था, फर्स्ट कन्नड़ पोएट्री कविराज मार्ग। एक और चीज जो यहाँ पे मैं लिख दूंगा, मैं चाहता हूं कि आप उसको याद रखें, और वो है कैपिटल। इनकी राजधानी क्या हुआ करती थी? तो इनकी जो राजधानी हुआ करती थी वो हुआ करती थी मान्यखेत। मान्यखेत प्रेजेंट डे नॉर्थ कर्नाटक के अंदर सिचुएटेड है और उसको मलखेड़ भी बोलते हैं। यही मलखेड़ या मान्यखेत से राष्ट्रकूट अपना शासन चलाते थे। इससे एक और चीज क्लियर हो जाती है कि राष्ट्रकूट्स का जो कोर था वो साउथ में ही था या डेक्कन के अंदर ही था। नॉर्थवर्ड्स वो एक्सपेंशन करते थे, लेकिन वो एक्सपेंशंस टेम्परेरी हुआ करते थे। हालांकि मालवा के रीजन में बहुत स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस देखने को मिलता है राष्ट्रकूट्स का, और राष्ट्रकूट्स की कुछ ब्रांचेस डेफिनेटली मालवा और साउथ राजस्थान के अंदर सेटल हो गई थी बहुत लंबे समय तक, और उन्हीं राष्ट्रकूट्स की ब्रांच से जो मालवा और राजस्थान के सदर्न इलाकों में सेटल हो गई थी, वहीं से आगे चल के राजस्थान के राठौड़्स का भी राइज होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं अगली डायनेस्टी की तरफ, जो है गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी। इनके फाउंडर थे नागभट्ट। ही वॉज ऑल्सो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रूलर। जनरली जो फाउंडर होता है डायनेस्टी का वो हमेशा ग्रेट रूलर नहीं होता, फाउंडर होता है। लेकिन यहाँ पे नागभट्ट फर्स्ट ना सिर्फ एक फाउंडर थे इस डायनेस्टी के, बल्कि एक ग्रेट रूलर भी थे। और इनकी ग्रेटनेस की वजह क्या है? ही रूल्ड, सबसे पहले तो ये ध्यान रख लीजिए आप कि ही रूल्ड फ्रॉम उज्जैन। इनकी राजधानी उज्जैन हुआ करती थी। एंड डिफीटेड द अरब इन्वेडर अल जुनैद, रिपेलिंग बैक द अरब इन्वेजन। एक बहुत बड़ा अचीवमेंट इन्होंने हासिल किया था। मोहम्मद बिन कासिम ने 712 एडी में जब उम्मैद खिलाफत को रिप्रेजेंट करते हुए इंडियन सबकॉन्टिनेंट के सिंध वाले रीजन को कॉन्कर कर लिया था राजा ताहिर को डिफीट करके, उसके बाद अरब्स आगे बढ़े थे और आगे बढ़ के उन्होंने भारत के वेल्दी इलाकों में हमला करके उनको कंट्रोल करने के लिए मुहिम छेड़ी थी, और इसको लीड किया था अल जुनैद ने। लेकिन नागभट्ट फर्स्ट ने अपनी आर्मी, अपनी फौज को लेकर अल जुनैद के साथ में एक भीषण संग्राम किया और इस लड़ाई में उन्होंने जीत हासिल करी। अल जुनैद वॉज ऑल्सो स्लेन इन द बैटल फील्ड, और इस तरह वो अरब्स
जो पूरी दुनिया में जीत का झंडा गाड़े जा रहे थे, सेंट्रल एशिया से लेके अफगानिस्तान से लेके स्पेन से लेके मिडिल ईस्ट के इलाकों से लेके ईरान से लेके इराक तक, सारे इलाकों में जहां अरब्स के ट्रूप्स उस समय जाते थे वह जीत जाते थे, वह जीत हासिल करते थे। लेकिन भारत के अंदर नागभट्ट फर्स्ट ने अरब्स को पूरी तरह से ह्यूमिलिएट कर दिया, एनाइलेट कर दिया, और फिर अरब्स भारत में दोबारा कभी भी मेन लैंड की तरफ आगे नहीं बढ़ सके। वो इंडस रिवर तक, यानी कि सिंधु नदी जो अब पाकिस्तान में बहती है, वहीं पाकिस्तान में, इंडिया में भी बहती है वो, लेकिन जो उसका बड़ा फ्लो है, लोअर प्लेन्स हैं इंडस के, वो पाकिस्तान में है, उन लोअर प्लेन्स तक ही लिमिटेड रह गए। इसीलिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था नागभट्ट फर्स्ट का। डेफिनेटली नागभट्ट भट्ट फर्स्ट के इस अचीवमेंट में और भी दूसरे रूलर्स थे जिन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन दिया था। खास तौर से नागभट्ट फर्स्ट के जो फ्यूडेटरीज थे, साउथ राजस्थान के, मेवाड़ के, गुहिल वंश के बप्पा रावल, और साथ ही साथ नागभट्ट फर्स्ट के जो चौहान फ्यूडेटरीज थे, इन दोनों पावर्स ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। कहते हैं कि राष्ट्रकूटों ने भी अपने कुछ ट्रूप्स भेजे थे उनकी मदद के लिए, क्योंकि वो हमला देश के ऊपर हमला था। इसीलिए इन्होंने अपनी आपसी दुश्मनी को भुला के एक छोटी सी कंबाइंड आर्मी बनाई थी, और उसका असर ये हुआ था कि अरब्स जैसी बड़ी पावर को भी हार का सामना करना पड़ा था। हालांकि इस डायनेस्टी का ग्रेटेस्ट रूलर मिहिर भोज है, जिनकी जानकारी हमको ग्वालियर इंस्क्रिप्शन से मिलती है, जिन्होंने 836 एडी से लेके 885 एडी के बीच में रूल किया, वेस्टर्न इंडिया, सेंट्रल इंडिया और नॉर्थ सेंट्रल इंडिया के अंदर, और कन्नौज को अपने कंट्रोल में कर लिया था। तो जब मिहिर भोज आते हैं, तब राष्ट्रकूटों की कैपिटल कन्नौज बन जाती है। लेकिन उससे पहले जो नागभट्ट फर्स्ट की हम बात कर रहे थे, उस समय उनकी कैपिटल उज्जैन हुआ करती थी। तो ऐसा नहीं था कि इनकी दो कैपिटल्स थी, पहले इनकी कैपिटल उज्जैन थी, लेकिन जब इनका एक्सपेंशन होता नॉर्थ सेंट्रल इंडिया के अंदर, तो फिर इनकी कैपिटल बदल के कन्नौज हो जाती है ना। तो ये उज्जैन भी है इनकी कैपिटल, और कन्नौज भी है, अलग अलग वक्त में। फिर हम बात करते हैं पाल डायनेस्टी की। दिस डायनेस्टी वॉज फाउंडेड बाय गोपाल। किस रीजन में डायनेस्टी रूल किया करती थी, ये हम देखते हैं। मैंने जैसे आपको बताया था कि आज का जो फर्टाइल इलाका है, ये जो आपको दिख रहा है, बांग्लादेश का इलाका, बंगाल का इलाका, हल्के नीले रंग के ये फर्टाइल इलाके, और साथ ही साथ झारखंड के पहाड़ी इलाके, उड़ीसा के कोस्टल इलाके, ये सब कुछ पाल डायनेस्टी के कंट्रोल में हुआ करता था। लेकिन इस डायनेस्टी के जो आपको याद रखना ग्रेटेस्ट रूलर है धर्मपाल। धर्मपाल जो 770 ईडी से लेके 820 ईडी के बीच में रूल करते हैं। एग्जैक्ट नहीं है, एग्जैक्टली पता नहीं चलता है कि ये एग्जैक्टली कब से लेके कब तक रूल करते हैं, लेकिन रफली एक एस्टिमेट निकाला जाता है कि लगभग 770 से में आ गए थे और 820 तक इन्होंने रूल किया था। तो इनके बारे में क्या यूनिक बात है जो इनको बाकी दो से अलग बनाती, क्योंकि मिलिटरीली ये बाकी दोनों पावर जितने स्ट्रांग नहीं थे, ना ही इनका टेरिटोरियल एक्सपेंशन कुछ उतना था जितना कि बाकी दो पावर्स का था। तो वो क्या बात है जो इनको बहुत यूनिक बनाती है, और वो है कि दे वर द पैट्रन ऑफ बुद्धिज्म। जहाँ पे गुर्जर प्रतिहार और राष्ट्रकूट ये दोनों ही हमको दिखाई देते हैं कि वैदिक रिलीजन को फॉलो करने वाली पावर्स हुआ करती थी, वही हम देखते हैं कि पाल डायनेस्टी की एक यूनिकनेस है कि वो बुद्धिज्म को एम्ब्रेस करके बैठे हुए थे, बुद्धिज्म को फॉलो करते थे, और साथ ही साथ इन्होंने कुछ लर्निंग सेंटर्स भी डेवलप किए थे, जिनको विक्रमशिला और औदंतपुरी यूनिवर्सिटीज के नाम से जाना जाता है, जिसके खंडहर मौजूदा बिहार के अंदर सिचुएटेड है। बाद में टर्किश इन्विजन के समय नालंदा यूनिवर्सिटी के साथ साथ विक्रमशिला और औदंतपुरी यूनिवर्सिटीज भी डिस्ट्रॉय हो गई थी, इसीलिए वो दोबारा एग्जिस्ट नहीं कर पाई भारत के अंदर, बट उसके रिमेन्स अभी भी मिलते हैं। और ये दोनों यूनिवर्सिटीज पाल डायनेस्टी के द्वारा फाउंडेड थी। तो कुछ इतनी बातें आप पाल डायनेस्टी के बारे में ध्यान रख लीजिए, और फिर हम आगे बढ़ते हैं द लेटर फेज ऑफ राजपूत पीरियड। There was total political disintegration in India during the later phase of Rajput period। भाई बहुत ज्यादा पॉलिटिकल डिसइंटीग्रेशन हो जाता है राजपूत पीरियड के लेटर फेज में।
Although disintegrated, but there was great cultural developments and strong militaries that defended the subcontinent for from continuous Turkish invasions up to 1192 AD। जैसे कि मैंने आपको शुरू में भी बताया था कि भले ही पॉलिटिकल डिसइंटीग्रेशन हो गया था, लेकिन फिर भी मिलिट्री पावर इतनी स्ट्रांग थी कि इट कंटिन्यूड टू डिफेंड इंडियन टेरिटरीज अप टू 1192 एडी। लेकिन अब आप कहोगे कि 1192 एडी में तो हार गए थे, तो मैं यही कहूंगा कि डिफेंस का एक सैचुरेशन पॉइंट होता है। आप कितनी बार किसी इन्वेडर को रिपेल करोगे, कभी न कभी तो वो भी जीतेगा, लेकिन जब वो जीतेगा तो फिर वो अपनी सत्ता कायम कर लेगा, आपकी नहीं हो पाएगी सत्ता फिर। और यही गलती हो गई राजपूत से कि राजपूत ने अपनी टेरिटरी को तो बहुत अच्छे से डिफेंड किया, लेकिन अपने ओपोनेंट्स की टेरिटरी में जाके उनको थ्रेटन करके उनको पुश बैक नहीं किया कभी भी। हालांकि ऐसी कोशिशें की गई थी, लेकिन कोएलिशन नहीं बन पाने की वजह से, कॉन्फेडरेसी नहीं बन पाने की वजह से वो सक्सेसफुल नहीं हो सकी। किसी एक अकेली पावर के बस की बात नहीं थी कि वो आगे बढ़ के सारे इलाकों में जीत हासिल कर ले दुश्मन के। उसके लिए ज़रूरत थी कि इंडिया की छोटी छोटी या मीडियम साइज की पावर्स यूनाइट हो और एक कंबाइंड आर्मी बनाए, तब ये किया जा सकता था। बट वो कंबाइंड आर्मी कभी बन नहीं पाई दुश्मन के इलाकों में घुसकर दुश्मन को डिफीट करने की। ज़्यादा समय ये लेटर राजपूत पीरियड के रूलर्स यही सोचते रहे कि जो टर्किश इन्वेडर्स हैं ये भारत में लूटपाट करने के लिए आते हैं, तो इनकेस अगर ये सक्सेसफुल भी हो जाते हैं तो अपने सर पे जमीन रख के तो नहीं ले जाएंगे, कुछ सामान लूट के ले जाएंगे, और वो सामान या माल जो ये लूट के ले जाएंगे उसकी भरपाई दोबारा की जा सकती है। इसीलिए टर्क्स को कभी भी सीरियसली थ्रेट नहीं लिया गया, कभी भी सीरियस थ्रेट की तरह नहीं लिया राजपूत्स ने, और इसीलिए कोई ज्यादा अच्छी मिलिट्री प्रेपरेशन भी नहीं करी थी टर्क्स के अगेंस्ट। लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारे कल्चरल डेवलपमेंट्स थे जो कि राजपूत पीरियड के अंदर होते हैं। जैसे हम देखते हैं कि वेस्टर्न मध्य प्रदेश में परमार डायनेस्टी का रूल होता है, और इसी परमार डायनेस्टी के एक रूलर होते हैं राजा भोज, जो खुद भी एक बहुत लर्नेड मैन थे, और उन्होंने बहुत सारे स्कॉलर्स को भी अपने यहाँ पे पैटर्नेज दे के रखा हुआ था। अकेले उन्होंने 84 किताबें, 84 बुक्स को ऑथर किया था, और उनके स्कॉलर्स ने और भी कई किताबों की रचना करी थी। तो बहुत ही लर्नेड मैन थे वो, और उसी तरह दूसरे कई राजा भी आर्ट, कल्चर, लिटरेचर को पैटर्नाइज करते थे। लेकिन लेटर राजपूत पीरियड में क्या पॉलिटिकल डिसइंटीग्रेशन हुआ, कहाँ कहाँ पे कौन कौन सी पावर विद्यमान थी, स्टैब्लिश्ड थी, उसके बारे में हम देखते हैं। तो इस नक्शे के थ्रू हम देखते हैं कि लेटर राजपूत पीरियड लगभग 900 एडी से लेके 1200 ईडी के बीच में कौन कौन सी मेजर पावर्स थी जो अलग अलग रीजन्स में सिचुएटेड थी। सबसे पहले नॉर्थ वेस्ट में हम देखेंगे तो एक डायनेस्टी के बारे में हमको पता चलता है, ज्यादातर टर्किश और पर्शियन लिटरेचर से, जिसको हिंदू शाही डायनेस्टी के नाम से जाना जाता है। ये हिंदू शाही डायनेस्टी वॉज द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस ऑफ द इंडियन सबकॉन्टिनेंट। इसी हिंदू शाही डायनेस्टी के रूलर जयपाल को डिफीट करने के बाद महमूद गजनवी को वो एडवांटेज हासिल हुआ था जिसकी वजह से वो भारत के अंदर डीपली इन्वेजन्स करके प्लंडरिंग रेड्स किया करता था। लेकिन बहुत लंबे समय तक इस हिंदू शाही डायनेस्टी ने एक फ्रंट लाइन ऑफ डिफेंस बना के भारत के बाहर से आने वाले हमलावरों को रोक के रखा था। लेकिन डिफेंस का कभी न कभी सेचुरेशन पॉइंट तो आ ही जाता है। एक और बड़ी पावर थी जो पंजाब के और हरियाणा के रीजन्स में रूल किया करती थी, दे वेयर द तोमर्स। तोमर्स पंजाब और हरियाणा, आज के जो भारत के हिस्से का पंजाब और हरियाणा वाला रीजन है, इस रीजन में बड़ी स्ट्रांग पावर थी, रूल किया करती थी। बाद में तोमर्स को ओवरलैप कर लिया था चौहान्स ने, लेकिन उससे पहले बड़े लंबे समय तक तोमर्स इस इलाके में डोमिनेंट थे और रूल किया करते थे। सिमिलरली ईस्टर्न राजस्थान के रीजन में हम जानते हैं कि शाकंभरी के चौहान्स एक इम्पॉर्टेंट पावर थे, और पृथ्वीराज चौहान के दौर में ये एक पैरामाउंट पावर बनने की राह पर निकल पड़े थे। अगर पृथ्वीराज चौहान की 1192 एडी में डिफीट नहीं होती तराइन की दूसरी लड़ाई में, तो हु नोस दैट चौहान्स वुड हैव बीन अ पैरामाउंट पावर इन द नॉर्दर्न इंडिया, बट ऐसा हो नहीं पाया। सिमिलरली साउथ राजस्थान के रीजन में गुहिलोत डायनेस्टी रूल किया करती थी।
और गुजरात के रीजन में सोलंकी जो कि चालुक्यास के ही ऑफशूट्स हुआ करते थे, जिन्हें चालुक्य सोलंकी भी कहा जाता है। तो चालुक्य जो डेक्कन की एक बड़ी पावर थी, उन्हीं की एक ब्रांच सोलंकी के नाम से जानी गई, और ये गुजरात के रीजन में रूल किया करते थे। इन्हीं के बिल्कुल पड़ोस में, इनके ईस्ट में, वेस्टर्न मध्य प्रदेश के रीजन में परमार डायनेस्टी थी, जिनके बारे में अभी मैंने जिक्र भी किया आपको कि एक बड़े रूलर आए थे, राजा भोज, इस डायनेस्टी के। इन्हीं परमार्स के ईस्ट में जो सेंट्रल इंडिया के रीजन्स हैं, वहां पर भी एक स्ट्रॉन्ग डायनेस्टी रूल किया करती थी, जो कलचुरी डायनेस्टी के नाम से जानी जाती है। इसी कलचुरी डायनेस्टी की एक राजकुमारी थी, कर्पूरी देवी, जो पृथ्वीराज चौहान की मदर भी थी। और कलचुरीज के नॉर्थ में एक और स्ट्रॉन्ग पावर थी जो रूल किया करती थी, जिन्हें चंदेल कहा जाता था। जैजाक भुक्ति, जो आज का बुंदेलखंड का रीजन है मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीच में, इसको जैजाक भुक्ति भी कहा जाता था। और इसी जैजाक भुक्ति के रीजन में चंदेल्स रूल किया करते थे। वहीं आज का जो फर्टाइल प्लेन्स है गंगा और यमुना के, वहां पे रूल करने वाली डायनेस्टी गहड़वाल थी। और जहां पे ईस्टर्न इंडिया में पहले पाल डायनेस्टी रूल किया करती थी, इन पाल्स के डिक्लाइन के बाद में इस ईस्टर्न इंडिया के अंदर सेन डायनेस्टी का रूल शुरू हो गया था। और महाराष्ट्र के रीजन में भी एक डायनेस्टी राइज हुई थी, जिसको कदम्ब कहा जाता था। तो इस तरह से हम देखते हैं कि उत्तर भारत के अंदर पॉलिटिकल डिसइंटीग्रेशन होता है। इधर चौहान्स के वेस्ट में आप सोच रहे होंगे कि कौन रूल करते थे, तो यहाँ पे भाटी राजपूत्स का रूल हुआ करता था। तो इस तरह से उत्तर भारत, मध्य भारत और पूर्वी भारत के पॉलिटिकल डिसइंटीग्रेशन के बाद हिंदू शाही से लेके तोमर से लेके गहड़वाल से लेके सेन, कलचुरी, परमार, कदम्ब, और कश्मीर के अंदर करकोट डायनेस्टी रूल किया करती थी। अगर आप ये जानना चाहो कि इस राजपूत पीरियड के अंदर साउथ इंडिया में कौन डोमिनेंट था, तो कदम्ब के साउथ में इस लेटर राजपूत पीरियड में, भाई जहां अर्ली राजपूत पीरियड में हम देखते हैं कि तीन बड़ी पावर्स नॉर्थ इंडिया को डोमिनेट करती है, और लेटर राजपूत पीरियड में डिसइंटीग्रेशन हो जाता है। लेकिन साउथ इंडिया की अगर हम बात करें, तो लेटर राजपूत पीरियड में एक बहुत बड़ी पावर साउथ इंडिया को डोमिनेट कर रही थी, जिसका नाम था चोला। तो नॉर्थ इंडिया में तो पॉलिटिकल डिसइंटीग्रेशन हो गया था, लेकिन दक्षिण भारत में एक बहुत ही ताकतवर साम्राज्य का उदय हुआ था, जिसे चोल साम्राज्य या चोला एम्पायर के नाम से जानते हैं, जिन्हें हिस्ट्री की किताबों में इंपीरियल चोलास भी बोलते हैं। क्योंकि एक चोल डायनेस्टी हमको संगम एज में भी मिलती है, और एक चोल डायनेस्टी हमको राजपूत पीरियड के लेटर फेज में भी मिलती है। तो डिफरेंस समझने के लिए, एक संगम एज के चोलास अलग हैं, और ये इंपीरियल चोलास जो कि राजपूत पीरियड के लेटर फेज के चोलास हैं, जो एक बहुत बड़ी पावर बन के उभरते हैं। तो कुछ इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन था राजपूत पीरियड के लेटर फेज में अलग अलग पावर्स का। लेकिन फिर हम देखते हैं कि नॉर्दर्न इंडिया में पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी होती है, जब लगातार टर्किश इन्वेजन्स होने शुरू होते हैं। और इसी बीच, इसी राजपूत पीरियड में बड़े जबरदस्त कल्चरल डेवलपमेंट्स होते हैं। जैसे कि मैंने आपको कहा था ना कि डार्क एज कह देते हैं लोग बड़े आसानी से, लेकिन एकदम सच नहीं है। क्योंकि नागर स्टाइल के टेम्पल्स, जिसके बारे में मैंने आपको लास्ट लेक्चर में गुप्ता एज में भी बताया था, कि बड़े खूबसूरत छोटे छोटे नागर स्टाइल के टेम्पल्स का निर्माण शुरू हो गया था राजपूत पीरियड में, गुप्ता एज में। लेकिन राजपूत पीरियड तक आते आते इस नागर स्टाइल ऑफ टेम्पल बिल्डिंग ने अपने एपिटॉम को देखा था, अपने जेनिथ को देखा था। और इसका एक बहुत बढ़िया नमूना है खजुराहो के मंदिर, जो कि चंदेल राजपूतों ने बनाए थे। वैसे तो ये चंदेल राजपूतों के द्वारा बनाए गए मंदिर थे, लेकिन इस तरह की मंदिर की शैली, इस तरह के टेम्पल की स्टाइल के डेवलपमेंट का क्रेडिट ओरिजिनली गुर्जर प्रतिहार को जाता है। ये गुर्जर प्रतिहार स्टाइल ऑफ टेम्पल्स भी होते हैं, जिसका पीक चंदेल्स के दौर में देखा गया। चंदेल डायनेस्टी, जो मैंने आपको बताया कि जिजाक भुक्ति में रूल किया करती थी, उन्होंने नागर स्टाइल के जो टेम्पल्स बनाए, इसमें कुछ यूनिक फीचर्स आए। जैसे कि अर्ली गुप्ता एज में हम देखते थे कि सपाट छतों वाले टेम्पल होते थे, छोटे टेम्पल होते थे, मोनोलिथिक टेम्पल्स भी होते थे, स्ट्रक्चरल टेम्पल्स भी होते थे, और बहुत ही कम कार्विंग्स होती थी दीवारों पे या पिलर्स पे टेम्पल की। लेकिन राजपूत पीरियड के लेटर फेज तक आते आते हम देखते हैं कि कई फीचर्स ऐड हो गए, जैसे कि शिखर,
एक ऊंचा लंबा शिखर जो आप यहाँ पे देख सकते हो। दूसरा एक इंपॉर्टेंट फीचर ऐड होता है जिसे मंडप कहा जाता है। जब आप टेम्पल के अंदर जाते हो तो गर्भगृह में पहुंचने से पहले कुछ चैम्बर से होकर गुजरते हो, जो या उनको पिलर्ड हॉल्स भी बोल सकते हैं। तो ये जो पिलर्ड हॉल्स होते हैं ये मंडप के नाम से जाने जाते हैं। तीसरा इंपॉर्टेंट फीचर नागर स्टाइल के नए टेम्पल्स का ये था जिसको बोलते हैं पंचायतन स्टाइल। ये जो पंचायतन स्टाइल है, ये स्टाइल कुछ इस तरह से होता है जहाँ पे मेन टेम्पल बीच में होता है और उसके चार वर्टेक्सेस पे चार टेम्पल्स बने हुए होते हैं। इस तरह का स्टाइल जो डेवलप हुआ था, ये एक मेन टेम्पल और ये चार छोटे छोटे टेम्पल ऊंची प्लिंथ के ऊपर बने हुए होते हैं, और ये पांच रेक्टेंगल के स्टाइल को पंचायतन स्टाइल कहा जाता है। तो दिस इज द पंचायतन स्टाइल, ये भी डेवलप होता है। साथ ही साथ हम देखते हैं कि लेटर राजपूत पीरियड के जो मंदिर होते हैं वो हायर प्लिंथ यानी कि ऊंची नींव के ऊपर बने हुए होते हैं। इसका अगर आप नींव देखोगे तो बहुत ऊंचाई है, आपको स्टेयर्स दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, और उसके बाद भी कुछ हैं जो हमें दिखाई नहीं दे रहे। तो 11 स्टेप्स तो यही होगा, 11 स्टेप्स छोटे छोटे नहीं है, बड़े स्टेप्स हैं। और इसके बाद भी कुछ स्टेप्स है, तो कुछ 20 25 स्टेप्स, बड़े बड़े स्टेप्स चढ़ के आप टेम्पल के अंदर जाते हो। तो इससे आप समझ सकते हो कि ये प्लिंथ कितना हैवी और कितना बड़ा और कितना ऊंचा बनाया जाता था, और ये खास फीचर था नागर स्टाइल के टेम्पल्स का। साथ ही साथ एक और फीचर जो पहले भी होता था, अभी भी कंपलसरी फीचर है किसी भी टेम्पल का, वो है गर्भगृह और परिक्रमा पथ। एक ऐसा रास्ता जिससे टेम्पल की आप परिक्रमा प्रदक्षिणा कर सकते हैं। तो ये सारे इंपॉर्टेंट फीचर्स थे। एक फीचर जो बहुत ही यूनिक था खास तौर पे इस मंदिर को लेके, और वो था ब्यूटीफुल कार्विंग्स ओवर वॉल्स एंड पिलर्स। स्तंभों के ऊपर और दीवारों के ऊपर बहुत ही ब्यूटीफुल कार्विंग्स, बहुत ही खूबसूरत नक्काशी बनाई जाती थी। जहाँ तक इस टेम्पल का सवाल है तो ये इरोटिक आर्ट के लिए बहुत फेमस है। ऐसा नहीं है कि इसमें सिर्फ इरोटिक आर्ट है। दरअसल हिंदू रिलीजन के अंदर चार एस्पेक्ट्स को बहुत इंपॉर्टेंट माना गया लाइफ के: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। और इसीलिए इन चारों इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट के रिप्रेजेंटेशन हमको दिखाई देते हैं इन मंदिरों के पिलर्स पे और इनकी दीवारों पे, क्योंकि काम भी एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, प्लेजर सीकिंग इन लाइफ। इसीलिए इरोटिक आर्ट भी हमको इस मंदिर में दिखाई देता है। लेकिन इरोटिक आर्ट के अलावा भी बहुत सारा रिलीजियस, सोशल, पॉलिटिकल, स्पिरिचुअल आर्ट यहाँ पे है। इरोटिक आर्ट इज ओनली 10% ऑफ दीज टेम्पल्स, बट फिर भी लोगों के मन में वो इंप्रेशन ज्यादा रह जाता है। खैर, ये तो रही बात नागर स्टाइल के टेम्पल्स की। लेकिन हम दक्षिण में देखते हैं कि वहां पर एक अलग स्टाइल के टेम्पल डेवलप हो रहे थे, और वो अलग स्टाइल के टेम्पल्स को द्रविडियन टेम्पल्स कहा जाता था, या द्रविडियन स्टाइल कहा जाता। इसमें कुछ बदलाव होते, तो ये भी मंदिर ही थे, लेकिन इसमें और नागर स्टाइल के टेम्पल्स में थोड़े थोड़े चेंजेस होते थे। कैसे चेंजेस होते थे? जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो एक अलग स्ट्रक्चर है शिखर के कंपैरिजन में, और इस स्ट्रक्चर को कहते हैं विमान। तो विमान जो है वो टावर होता है टेम्पल के ऊपर जो होता है। सिमिलरली इस टेम्पल की एक और खास बात होती थी, एनक्लोज्ड इन द प्रेमाइसेस। प्रेमाइसिस के अंदर बंद था। नागर स्टाइल के नॉर्थ इंडिया के टेम्पल्स एक ओपन एरिया में बने हुए होते थे, वहीं साउथ इंडिया के टेम्पल्स एनक्लोज्ड होते थे किसी प्रेमाइसिस के अंदर। एक और इम्पॉर्टेंट फीचर इस टेम्पल का होता था गोपुरम,
जो कि इसके ग्रैंड एंट्रेंस गेट्स हुआ करते थे, जैसे कि आप इस फोटोग्राफ के अंदर देख सकते हो। ये एक एंट्रेंस गेट है, लेकिन इस एंट्रेंस गेट को बहुत ही ब्यूटीफुली एक पिरामिडल स्ट्रक्चर इसके ऊपर बनाया गया और उस पर बहुत सारी कार्विंग्स की गई है और कलरिंग भी की गई है। तो ये जो एक एंट्रेंस गेट्स होते साउथ इंडिया के टेम्पल के, ये बहुत ही देखने में बहुत ही ग्रैंड और बहुत ब्यूटीफुल लगते, और एक यूनिक फीचर होता है साउथ इंडिया के टेम्पल्स का, जो नॉर्थ में देखने को नहीं मिलता था। ये मंदिर लोअर प्लिंथ के ऊपर बने हुए होते थे। और एक और खास बात है साउथ इंडिया के टेम्पल के, कि नॉर्थ इंडिया के टेम्पल जहाँ पे प्योरली रिलीजियस नेचर के होते थे, साउथ इंडिया के टेम्पल ऐसी जगह होती थी जहाँ पे सोशल और पॉलिटिकल गैदरिंग्स भी हुआ करती थी। तो टेम्पल साउथ इंडिया के अंदर संस्कृति या कल्चरल इवेंट्स का भी एक केंद्र हुआ करते थे, ना सिर्फ रिलीजियस इवेंट्स का, बल्कि कल्चरल इवेंट्स भी यहाँ पे होती थी। तो ये भी एक पॉइंट हम याद रख लेते हैं कि दीज वेयर अ सेंटर ऑफ रिलीजियस, मंदिर है तो रिलीजियस तो होगा ही, एंड कल्चरल एक्टिविटीज। और ये सारी बातें साउथ इंडिया के टेम्पल को बहुत यूनिक बनाती, जिसको द्रविड़ शैली के मंदिर बोलते हैं, जो कि ताकतवर चोल साम्राज्य के दौर में दक्षिण भारत में बनना शुरू हुए थे। और वहीं हम फिर देखते हैं कि इंपीरियल चोलास, जो ताकतवर चोल साम्राज्य है, इस ताकतवर ताकतवर चोल साम्राज्य के कौन कौन से मेजर रूलर्स थे, क्या उनके अचीवमेंट्स थे। तो सबसे पहली चीज तो जो आपको डिस्टिंग्विश करके याद रखनी है, वो मैंने आपको पहले भी बता दी, कि संगम एज के चोल अलग है, और ये चोल जिन्हें राजपूत पीरियड में डेवलपमेंट होता है जिनका, इन्हें इंपीरियल चोलास कहा जाता है। लगभग 848 एडी से लेके 1070 एडी के बीच में ये लोग रूल करते, लेकिन सही मायनों में इनकी पावर अपने पीक पर आती है 985 एडी से लेके 1044 एडी के बीच में। मतलब कि लगभग अगर हम ऐड करें इसको 44 को 15 से, तो कुछ 70 साल के आसपास, 70 इयर्स तक ये पावर ने एक बहुत बड़ा एम्पायर कायम किया था। Rose and controlled not only a large part of South India but also Eastern Gangetic Plains and Southeast Asia। ये बड़ी यूनिक बात थी चोल्स की, कि चोल्स ने सिर्फ दक्षिण तक राज नहीं किया, चोल पावर्स ने नॉर्थवर्ड्स मूव किया और बंगाल के पाल रूलर्स को भी डिफीट किया था, जब पाल रूलर्स अपने लास्ट फेज में थे। तब पाल रूलर्स को भी डिफीट करके उनके इलाके का कुछ हिस्सा भी ऑक्यूपाई करके अपने साम्राज्य में शामिल कर लिया था। द बे ऑफ बंगाल। अच्छा, एक और चीज, साउथ ईस्ट एशिया, ये साउथ ईस्ट एशिया के जो आइलैंड्स हैं, इन साउथ ईस्ट एशिया के आइलैंड्स के ऊपर भी नेवल एक्सपीडिशन करके चोलास ने कैप्चर कर लिया था, विजय प्राप्त कर ली थी और उनको अपने डोमिनेशन में ले लिया था। और इसीलिए द बे ऑफ बंगाल ड्यूरिंग दिस एज बिकेम द चोला लेक। ये जो बे ऑफ बंगाल है, इस बे ऑफ बंगाल को चोला झील कहा जाता है। इस नक्शे में अपन देख लेते हैं, जो लास्ट नक्शा है हमारे पास में, ये जो चोल है, ये चोला लेक हो गई थी, क्योंकि फर्दर जो साउथ ईस्ट एशिया के अंदर आइलैंड्स थे, वहां पे भी चोल्स का कंट्रोल, यहां तक भी चोलास का कंट्रोल, बंगाल के दक्षिणी इलाकों तक भी चोलास का कंट्रोल, यहाँ पे भी चोलास का कंट्रोल, श्रीलंका को भी चोलास ने जीत लिया था, साउथ ईस्ट एशिया में भी चोलास का कंट्रोल। तो इस सब के बीच में चारों तरफ चोल पावर से घिरा हुआ था वेस्ट बे ऑफ बंगाल, और इसीलिए बे ऑफ बंगाल को ये नाम मिला चोला लेक, चोल साम्राज्य की झील बन गया था बे ऑफ बंगाल। जो दो बड़े रूलर्स आए थे इस डायनेस्टी के अंदर, उन दोनों का नाम आप याद रख लेना, एक राज राजेश्वर चोल और फिर राज राजेश्वर चोल के बेटे राजेंद्र चोल। राज राजेश्वर चोल बड़े जबरदस्त कॉन्करर थे, लेकिन उनका बेटे राजेंद्र चोल उनसे भी एक कदम आगे बढ़कर कॉन्करर थे। दे वर ग्रेट आर्किटेक्ट्स एंड राजेंद्र चोल इन्वेडेड बंगाल, कैप्चर्ड सम पार्ट एंड thus assuming द टाइटल गंगाई कोंड चोल। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आप याद रख लेना, कि ये जो चोल रूलर थे राजेंद्र चोल, इन्होंने ही बंगाल की तरफ एक्सपेंशन करके टेरिटरीज अपनी आगे बढ़ाई थी,
और जब इन्होंने बंगाल के इलाके को जीता, तो बंगाल का इलाका गैंजेटिक प्लेन्स का इलाका है, गंगा घाटी का इलाका है, क्योंकि इन्होंने गंगा घाटी के इलाके तक अपनी सरहदें बढ़ा ली थी, इसीलिए इनको ये टाइटल मिला, या इन्होंने इस टाइटल को एज्यूम किया, गंगई कोंडा चोल। और एक शहर भी बनवाया था इन्होंने इसी नाम से, गंगई कोंडा चोलपुरम। गंगई कोंडा का मतलब होता है गंगा के इलाकों को जीत लेने वाला। ये जबरदस्त इंपीरियल चोलास लेटर राजपूत पीरियड में दक्षिण भारत की शान थे। लेकिन इसी राजपूत पीरियड के लेटर फेज में हम देखते हैं कि बहुत सारे विदेशी हमले भी होते हैं। पहला विदेशी हमला सिंध में होता है मोहम्मद बिन कासिम का, जब उम्मयद खिलाफत अपनी टेरिटरीज को बढ़ाने की कोशिश में पहला सक्सेसफुल अटेम्प्ट करती है, और सिंध के राजा दाहिर को डिफीट किया जाता है और सिंध को कैप्चर करके अरब एम्पायर का एक प्रोविंस बना लिया जाता है। उसके बाद में हमला होता है अल जुनैद का, जिसके बारे में मैंने आपको गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी के वक्त भी बताया था कि सीरीज ऑफ इन्वेजन्स होते हैं लगभग 725 एडी से लेके 738 एडी के बीच में। इस बीच में जो लड़ाइयाँ होती है उन्हें एक नाम दिया जाता है, और वो नाम मिलता है उनको बैटल ऑफ राजपुताना। क्योंकि आज के राजस्थान, वेस्टर्न मध्य प्रदेश, गुजरात के नॉर्दर्न इलाकों की पावर्स ने अपनी मिलिट्री स्ट्रेंथ एक करके मुकाबला किया था अरब्स का, इसीलिए इसको मॉडर्न स्कॉलर्स ने नाम दिया है बैटल्स ऑफ राजपुताना, जो 725 ईडी से लेके 738 ईडी के बीच में हुए थे, जिसमें अल्टीमेटली नाग भट्ट फर्स्ट की लीडरशिप में अरब्स को डिफीट मिली थी। अल जुनैद वॉज स्लेन इन द बैटलफील्ड, मारा गया था वो लड़ाई के अंदर, और इस तरह से अरब्स कभी भी भारत के अंदर मेन लैंड में नहीं घुस पाए थे। लेकिन एक इन्वेजन बड़ा परेशान करता है भारत के राजाओं को लेटर राजपूत पीरियड की शुरुआत के दौर में, और वो होता है इन्वेजन ऑफ महमूद गजनवी, जो 998 ईडी से लेके 1025 ईडी के बीच में 17 रेड्स होती 17 रेड्स होती है। आज के पाकिस्तान का पेशावर, आज के पाकिस्तान का मुल्तान और उसके पास में तुलुम्बा नाम की जगह, आज के पाकिस्तान का देबलपुर और उसके पास में लाहौर नाम का आज का शहर, आज के उत्तर भारत का थानेश्वर, जो अब थानेसर के नाम से जाना जाता है, आज के उत्तर भारत का मथुरा, आज के उत्तर भारत का कन्नौज, ग्वालियर का इलाका, और सबसे एंड में सोमनाथ। ये वो शहर थे पूरे भारत के अंदर, मेजर टाउन्स, जिनको रिपीटेडली रेड करके लूटा था महमूद गजनवी ने। और जैसे कि मैंने यहाँ लिखा है 17 रेड्स करी थी और हर बार वो लूटने में कामयाब हुआ था। तो आखिर ऐसी क्या बात थी? अगर मैं ये कह रहा हूँ कि राजपूत पीरियड में राजपूत मिलिटरीली बहुत स्ट्रांग होते थे, तो क्या वो एक इन्वेडर को 17 बार भारत के अलग अलग शहरों को लूटने से रोक नहीं सके? और ऑब्वियसली अगर रोक नहीं सके तो सवाल उठता है कि क्यों नहीं रोक सके। तो इसके पीछे वजह यह है कि किसी भी राजपूत राजा की जो फौज होती थी उसकी टेरिटरी से, अगर हम चौहान्स की बात करें तो चौहान्स के वेस्ट में चालुक्य सोलंकी होते थे, भाटी होते थे, साउथ में गहलोत होते थे, नॉर्थ में तोमर होते थे ईस्ट में गहड़वाल होते थे, साउथ ईस्ट में चंदेल होते थे। तो एक राजपूत टेरिटरी पॉलिटिकल डिसइंटीग्रेशन की वजह से चारों तरफ हॉस्टाइल टेरिटरीज से घिरी हुई थी। इसीलिए किसी भी राजा को अपनी सेना को फैला के रखना होता था, अलग अलग दिशाओं में फैला के रखना होता था। तो गजनवी इसी बात का फायदा उठाता। तो गजनवी जानता था कि राजपूत राजा मुझसे तब लड़ सकते हैं और मुझे तब हरा सकते हैं जब वो अपने पूरी सैनिक ताकत के साथ मुझसे लड़ेंगे। लेकिन इनकी सेनाएं तो इनके पूरे राज्य में बिखरी पड़ी है, और अगर मैंने अचानक इनके किसी शहर पे हमला कर दिया तो जल्दी से इनकी सेनाएं मोबिलाइज होके मुझे रोकने के लिए नहीं आएगी, उनको आने में कई दिन लगेंगे, और मेरे लिए उतने दिन बहुत है कि भारत के किसी शहर को लूट लूं और वापस निकल जाऊं वहां से। और इसी बात का फायदा उठा के, क्योंकि भारत में कोई सेंट्रलाइज्ड आर्मी नहीं थी, भारत के अंदर एक ऐसी फौज नहीं थी जो बॉर्डर्स को ठीक से प्रोटेक्ट कर सके नॉर्थ वेस्ट से होने वाले हमलों को लेके, क्योंकि आसपास सभी एक दूसरे से लड़ा करते थे, इसलिए सभी एक दूसरे को काउंटर करने के, भाई सबको ये डर था कि अगर चौहानों ने अपनी पूरी ताकत गजनवी को रोकने के लिए लगा दी तो कहीं चंदेल फायदा उठा के उनकी टेरिटरी ऑक्यूपाई ना कर ले। इसीलिए कुछ आर्मी वहां भी रखनी पड़ती थी, कुछ गहड़वालों की तरफ भी रखनी पड़ती थी, कुछ सोलंकियों की तरफ भी रखनी पड़ती थी, और इसीलिए पूरी आर्मी कभी भी गजनवी से मुकाबला नहीं कर पाती थी राजपूतों की। अगर वो कोशिश भी करते थे तो उसमें टाइम लगता था मोबिलाइजेशन में।
और इसी वजह से गजनवी आता था फटाफट तेज रफ्तार घोड़ों के ऊपर बैठकर और लूटपाट करके चला जाता था। और इसीलिए भारत के ऊपर 17 रेड्स करने में वो कामयाब रहा था। गजनवी के हमलों से ही प्रभावित होकर उसी का एक भतीजा भांजा जिसका नाम सॉरी भतीजा नहीं भांजा जिसका नाम सालार मसूद था, 1040 ईडी में हमला करता है और यहां पर एक लड़ाई होती है, बैटल ऑफ बहराइच। सैयद सालार मसूद आगे बढ़ के काफी इलाके भारत के जीत लेता है और उसका इरादा सिर्फ लूटपाट करके भागना नहीं था, वो ये चाहता था कि वो इंडियन रूलर्स को इतना डिफीट कर दे कि इंडियन रूलर्स उसको ट्रिब्यूट पे करना शुरू कर दे, टैक्स देना शुरू कर दे। और इसीलिए वो भारत में रुक गया और यही उसने बहुत बड़ी गलती कर दी, क्योंकि जब वो भारत में रुक गया तो इंडियन रूलर्स को एक मौका मिल गया रीग्रुप करने का, री स्ट्रेंथन करने का। और एक राजा है नहीं, राजा थे ऑब्वियसली, जिनका नाम था सुहल देव। ये सुहल देव नाम के जो राजा थे, इन्होंने एक राजपूत कॉन्फेडरेसी बनाई और आज के ईस्टर्न उत्तर प्रदेश में बहराइच नाम की जगह पर एक घमासान लड़ाई लड़ी गई। और इस लड़ाई में सालार मसूद की आर्मी पूरी तरह से डिफीट हो गई और वो भी मारा गया। उसकी सेना का एक भी सिपाही को जीवित नहीं छोड़ा गया, क्योंकि तुर्कों के बार बार होने वाले भारत में हमलों से और लूटपाट से, मंदिरों को तोड़ देने से भारत के योद्धा बहुत नाराज थे। और इसीलिए उन्होंने जीत हासिल करने के बाद एक भी टर्किश वॉरियर को जीवित नहीं छोड़ा। सैयद सालार मसूद की भी वहीं पर डेथ हो जाती है। तो ये एक बड़ा हमला होता है भारत के ऊपर, लेकिन ये पूरी तरह से विफल कर दिया जाता है और इसके बाद लंबे समय तक कोई हमला नहीं होता है। 1040 ईडी में मिली इस हार के बाद अगला हमला 1178 ईडी में होता है, जो फर्स्ट इन्वेजन ऑफ मोहम्मद गौरी होता है। गूर के मोहम्मद शिहाबुद्दीन को यह एम्बिशन हुआ कि वो भारत के अंदर अपने किंगडम को इस्टेब्लिश करे, और जिस तरह गजनवी ने भारत में लूटपाट करी थी वहाँ के रूलर्स को डिफीट करके, वो भी करे। और इसी मोटिव से वो पहला हमला करता है सोमनाथ को लूटने के लिए। लेकिन कायादरा की लड़ाई, जो कि आज के साउथ राजस्थान में माउंट आबू के पहाड़ों की तलहटी में होती है, जहां पे गुजरात के सोलंकी अपनी एक बड़ी फौज बना के एक जंगली और घाटी के इलाके में गौरी की फौज को घेर लेते हैं और उसको डिफीट करते हैं। और इसका नेतृत्व कर रही थी एक रानी नाई की देवी, जिनका बेटा बहुत छोटी उम्र का था, तो वो रूल नहीं कर सकता था, वो लीड नहीं कर सकता था। इसीलिए नाई की देवी ने मोहम्मद गौरी के अगेंस्ट स्टैंड लिया और स्टैंड लेके इस पूरे दर्रे पहाड़ी घाटी के इलाके में इन्वेडिंग आर्मी को घेर लिया और छापामार तरीके से उनके ऊपर हमला करके उनको इतना नुकसान पहुंचाया कि गौरी को उल्टे पांव वापस मुल्तान लौटना पड़ा। लेकिन गौरी ने एक बार और कोशिश करी कुछ साल बाद। 1191 एडी में हम सभी जानते हैं कि फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन होता है, जिसको आजकल तरौरी भी कहा जाता है, जो आज के हरियाणा और पंजाब के बॉर्डर्स पर सिचुएटेड इलाके हैं। गौरी को ये लगता है कि राजपूताना के रास्ते से भारत में घुसना आसान नहीं है, क्योंकि कहीं रेगिस्तान आते हैं और अचानक फिर पहाड़ और जंगली इलाके शुरू हो जाते हैं, और ऐसे में घेरा जा सकता है, रेगिस्तान में रिसोर्सेज की कमी भी हो सकती है। तो क्यों न भारत में पंजाब से घुसा जाए। और जब 1192 एडी में पंजाब की तरफ से घुसने की उसने कोशिश करी, तो उसका सामना पृथ्वीराज चौहान से हुआ। पृथ्वीराज चौहान के साथ इनकी लड़ाई हुई। पृथ्वीराज चौहान के साथ में उनके बड़े बड़े सामंत थे इस लड़ाई के अंदर, और राजपूतों के ऊपर हमला तो किया तुर्कों ने, लेकिन पृथ्वीराज चौहान ने ऑल आउट फ्रंटल असॉल्ट कर दिया। अचानक बड़ी तेजी से मैदान जंग में पृथ्वीराज चौहान ने टर्किश आर्मी के ऊपर एक फ्रंटल असॉल्ट कर दिया। पृथ्वीराज चौहान की मिलिट्री स्ट्रेंथ भी गौरी से ज्यादा थी, और साथ ही साथ क्लोज कॉम्बैट में इंडियन वॉरियर्स ज्यादा मास्टर थे, और साथ ही साथ इंडियन वॉरियर्स के वेपन भी बेटर हुआ करते थे। और इसीलिए ये सारे एडवांटेज जो उनको मिले, जिसकी वजह से कुछ ही देर में उन्होंने तुर्कों के पांव उखाड़ दिए। भारत के हाथी, भारत के योद्धा
और भारत की न्यूमेरिकल सुपीरियॉरिटी, इन तीनों ने डिसाइसिव रोल प्ले किया है इस लड़ाई में, और कुछ ही घंटे में ये लड़ाई जीत ली। गौरी घायल हो गया और उसको बैटलफील्ड से ले जाया गया। लेकिन गौरी अब दो लड़ाइयां लड़ने के बाद में जान चुका था कि राजपूतों को किस तरह से हराया जा सकता है, और इसीलिए अगले ही साल एक और बार वो तराइन की बैटलफील्ड में आता है और फिर चैलेंज करता है पृथ्वीराज चौहान को। और इस बार वो पूरा प्लान करके आता है। उसकी प्लानिंग में बात साफ शामिल थी कि कुछ भी हो जाए राजपूतों के साथ में क्लोज कॉम्बैट नहीं करना है, और इस क्लोज कॉम्बैट को अवॉइड करते हुए शॉक टैक्टिक्स का यूज करके दिन भर राजपूतों को थकाना है, घायल करना है, जितने मार सके उतने मार देना है। लड़ाई की शुरुआत इस समय पे करना है जब राजपूत तैयार नहीं हो, अचानक हमला करना है। और इस तरह जब दोपहर तक आते आते राजपूत आर्मी बहुत ज़्यादा थक चुकी थी, डिमोरलाइज हो चुकी थी, कंफ्यूज्ड थी कि ये बैटलफील्ड में हो क्या रहा है। चारों तरफ से हमले होते हैं, माउंटेड आर्चर्स आते हैं, तीर छोड़ते हैं डिस्टेंस से, और उनसे लड़ने हम जाते हैं तो वो भाग जाते हैं अलग अलग डायरेक्शन में। तो उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। और तब अपने रिजर्व्स को बुला के फाइनल अटैक किया। जब गौरी ने देख लिया कि राजपूत थक चुके हैं, कंफ्यूज्ड हैं, तो फिर उसने अपने रिजर्व्स को बुलाया लड़ाई के एंड में और एक फाइनल अटैक किया। कुछ देर घमासान लड़ाई हुई, दोनों साइड्स को कुछ नुकसान हुआ, लेकिन थके हुए राजपूत, नाउ दे वर नो मैच टू द फ्रेश टर्किश साइड, जो कि दिन भर से उनके रिजर्व्स बैठे हुए थे, थके नहीं थे, और बिल्कुल जोरदार हमला कर दिया उन्होंने। पृथ्वीराज चौहान ने बैटलफील्ड से बचकर निकलने की कोशिश करी, लेकिन वो पकड़े गए और बाद में वो मारे गए। और इस तरह से उत्तर भारत की एक बहुत बड़ी पावर का एंड होता है। अगले ही साल या एक दो साल बाद 1194 एडी में गहड़वाल, जो अगेन एक बहुत बड़ी पावर थे उत्तर भारत में, उनको भी डिफीट कर दिया जाता है चांदावर की लड़ाई में। और इसी के साथ में आज के बिहार से लेके आज के पंजाब तक के इलाके पूरी तरह से तुर्कों के कंट्रोल में आ जाते हैं। और 1200 ईडी के आसपास तुर्कों का ही एक कमांडर मोहम्मद इख्तियारुद्दीन बख्तियार खिलजी बिहार और बंगाल के इलाकों को भी जीत लेता है। और इस तरह बंगाल से लेके पंजाब तक के फर्टाइल प्लेन्स टर्क्स कंट्रोल कर लेते हैं। ये वो इलाके हुआ करते थे जहां से रेवेन्यू बहुत मिलता था। और क्योंकि टर्क्स ने उन इलाकों को जीत लिया अचानक 3-4 लड़ाइयों के अंदर अंदर, इसीलिए उनको बहुत ज्यादा रेवेन्यू हासिल होने लग गया, और वो मिलिटरीली बहुत स्ट्रांग बन गए भारत के अंदर। इतने स्ट्रांग कि उन्होंने अपनी एक सल्तनत कायम कर ली भारत में, जो कि दिल्ली सल्तनत के नाम से जानी जाती है। जैसे कि मैंने आपको बताया, वही बातें यहाँ पे लिखी हुई है। नालंदा यूनिवर्सिटी का डिस्ट्रक्शन भी बख्तियार खिलजी ने किया था। औदंतपुरी और विक्रमशिला यूनिवर्सिटी भी उसने डिस्ट्रॉय करी थी। और इसके साथ ही आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं कि स्लेव डायनेस्टी स्टैब्लिश होती। 1206 एडी में मोहम्मद गौरी की डेथ हो जाती। मोहम्मद गौरी जब तक जीवित था उसने अपने गुलामों को, अपने स्लेव कमांडर्स को इन जीते हुए इलाकों में गवर्नर्स अपॉइंट करके रखा हुआ था। लेकिन जैसे ही उसकी डेथ होती है, उसके स्लेव कमांडर्स अपने अपने गवर्नरशिप के इलाके में अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर देते हैं। और उन्हीं में से एक था कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसे लाख बख्श भी कहा जाता था। लाख बख्श इसलिए कहा जाता था कि जब मोहम्मद गौरी का ये स्लेव था तो एक बार मोहम्मद गौरी ने इसको बहुत सारा इनाम दिया था, और वो जितना भी इनाम इसको मिला था इसने अपने स्लेव्स में बांट दिया था, अपने नौकर चाकरों में बांट दिया था। इसीलिए उसको वो टाइटल तब से मिल गया था लाख बख्श, उसकी उस जेनरोसिटी की वजह से। हालांकि बहुत लंबे समय तक रूल नहीं करता है। कुतुबुद्दीन ऐबक का रूल 1210 ईडी से लेके 1206 एडी से लेके 1210 एडी के बीच में होता है। 4 ही साल वो रूल करता है, तो ऑब्वियसली कोई पॉलिटिकल अचीवमेंट्स तो होंगे नहीं, लेकिन कुछ आर्किटेक्चरल डेवलपमेंट्स उसने शुरू कर दिए थे। अपनी टर्क्स की विक्ट्री को कमेमोरेट करने के लिए एक बहुत बड़ा विक्ट्री टावर बनाया था, जिसको आप कुतुब मीनार के नाम से जानते हो। लेकिन कुतुब मीनार का सिर्फ उसने बेसमेंट बनाया था, उसके बाद उसकी डेथ हो गई थी। बाद में इस कुतुब मीनार के काम को पूरा किया था शमसुद्दीन इल्तुतमिश नाम के रूलर ने, और आखिरी की 2 स्टोरीज फिरोज शाह तुगलक ने लगवाई थी। वैसे तो ये मीनार अलग अलग रूलर्स ने मिलकर बनाई थी, लेकिन इसका क्रेडिट कुतुबुद्दीन ऐबक को जाता है क्योंकि प्लान उसका था और फाउंडेशन भी उसने ही किया था। साथ ही साथ इसी के आसपास कुछ 27-28 हिंदू जैन टेम्पल्स थे जिनको तोड़ा गया था, और उस तोड़े जाने के बाद उसी मटेरियल को रीयूज करके एक मॉस्क यहाँ पे बनाई थी।
और उसका नाम रखा था कुव्वत उल इस्लाम, जो अगेन एक सिंबल ऑफ डोमिनेशन था कि अब टर्क्स आ गए हैं इस्लाम को लेके भारत में, और उन्होंने अपने मस्जिदें बनानी शुरू कर दी है। और वो जो स्लेव पीरियड था, उस स्लेव पीरियड में ज़्यादातर जो स्ट्रक्चर आर्किटेक्चरल स्टाइल थी वो ऐसी ही होती थी कि किसी रिलीजियस साइट को डिस्ट्रॉय करके उस पर दोबारा उसी जगह पर एक नया रिलीजन का साइट डेवलप करना। तो यहाँ पर भी एग्जैक्टली वही होता है, और इसकी इंफॉर्मेशन हमको इसी कुतुब कॉम्प्लेक्स के एक दरवाजे के ऊपर लिखी हुई पर्शियन इंस्क्रिप्शन से पता चलती है कि यहाँ पे मंदिर हुआ करते थे जिनको तोड़ा गया था, और उसके बाद में मस्जिद यहाँ पे बनवाई गई थी। ऐसा का ऐसा इन्होंने एक और जगह किया था अजमेर में, जहाँ पर एक संस्कृत पाठशाला हुआ करती थी जिसको तोड़ा गया था, और उसको तोड़ने के बाद एक मस्जिद वहाँ पे बनाई गई थी जिसको 2.5 दिन का झोपड़ा बोलते हैं। ना ये झोपड़े जैसी दिखती है और ना ही ये 2.5 दिन में बनी दिखती है। लेकिन क्यों इसका नाम ऐसा है वो तो एग्जैक्टली नहीं पता। हो सकता है कि 2.5 दिन में इसको तोड़ा गया हो और झोपड़े जैसा हो गया हो ये, और इसीलिए इसको उस समय नाम दे दिया होगा कि 2.5 दिन में एक संस्कृत पाठशाला को तोड़ के झोपड़ा बना दिया, और बाद में उसके आसपास एक मस्जिद डेवलप कर दी। लेकिन आप अंदर जाओगे तो आपको अंदर पिलर्स ही पिलर्स मिलेंगे, जो इस बात का इंडिकेटर है कि पिलर आर्किटेक्चर हिंदू आर्किटेक्चर या नेटिव इंडियन आर्किटेक्चर हुआ करता था। इस्लामिक आर्किटेक्चर में पिलर्स नहीं होते थे, डोम्स होते थे, मीनारें होती थी, लेकिन पिलर्स नहीं हुआ करते थे। इस आर्किटेक्चर के अंदर भी आपको बहुत सारे पिलर्स मिलेंगे, और उनके ऊपर देवी देवताओं की मूर्तियां भी, कार्विंग्स भी मिलेगी। सिमिलरली कुव्वतुल इस्लाम के अंदर भी आपको बहुत सारे पिलर्स मिलेंगे, और उसके ऊपर अलग अलग तरह की कार्विंग्स मिलेगी। खैर, 1210 एडी में इनकी डेथ हो जाती है चौगान नाम का खेल खेलते हुए। चौगान नाम का खेल खेल रहे थे, उसी में इनकी हो जाती है डेथ। और उसके बाद अगले रूलर आते दिल्ली सल्तनत के, जिनका नाम है सुल्तान इल्तुतमिश, जो 1211 से लेके 1236 एडी तक रूल करते। सही मायनों में यही रियल फाउंडर थे दिल्ली सल्तनत के, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक तो वैसे भी लाहौर से गवर्न करते थे कैपिटल। इन्होंने कैपिटल लाहौर से ट्रांसफर करके दिल्ली में करी थी। दूसरा, इन्होंने ऑफिशियली सुल्तान का टाइटल हासिल किया था। तीसरा, इन्होंने अपनी पॉलिसीज से दिल्ली सल्तनत को मजबूत बनाया, एक बड़ी सेंट्रलाइज्ड आर्मी बनाई, इक्तादारी सिस्टम शुरू किया जिसके थ्रू इन्होंने जीते हुए इलाके में प्रोविंसेस को गवर्न करना शुरू किया। नए नए कॉइन्स इशू किए, जैसे टंका और जितल, टंका सिल्वर कॉइन, जितल कॉपर कॉइन हुआ करता था। और इस तरह से इन्होंने कई रिफॉर्म्स करके दिल्ली सल्तनत को कंसोलिडेट किया। चंगेज खान, जो कि उस वक्त एक बड़ा भयानक इन्वेडर था, जो मंगोलिया से निकला था और पूरे इस्लामिक वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय करने की एक कसम खा के आया था, वो सिंधु नदी पार करके भारत में हमला नहीं करता। और कुछ इतिहासकार उसका क्रेडिट इल्तुतमिश को देते हैं, क्योंकि इल्तुतमिश ने उसके दुश्मन ख्वारिज्म के शाह को शेल्टर नहीं दी थी। और इसीलिए कई इतिहासकार कहते हैं कि इसी वजह से इल्तुतमिश नहीं आया था, चंगेज खान भारत के अंदर नहीं आया था। बट उसकी एक और इम्पॉर्टेंट वजह है कि वो उसकी आर्मी इंडस रिवर को पार नहीं कर पाई थी। उस समय वो जल्दी में था, ईरान की तरफ भी उसको एक्सपीडिशन करने थे, ख्वारिज्म के शाह से भी वो लड़ रहा था। ऐसे में इंडस रिवर को पार करके भारत के अंदर हमला करना उसके लिए इतना आसान भी नहीं था। और साथ ही साथ उसके लिए कोई वजह भी नहीं छोड़ी थी इल्तुतमिश ने उसके दुश्मन को पनाह ना देके, और इसीलिए वो भारत में हमला नहीं करता है। लेकिन हाँ, बाद में बहुत सारे मंगोल्स आते हैं भारत के ऊपर हमला करने के लिए। खैर, इन सब चीज़ों के चलते इल्तुतमिश एक स्ट्रॉन्ग एम्पायर तो बना लेता है, लेकिन प्रॉब्लम ये हो जाती है कि इल्तुतमिश की डेथ के बाद एकदम से पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आ जाती है। इल्तुतमिश का एक काबिल बेटा पहले ही मारा जा चुका था, दूसरा बेटा रुकनुद्दीन इतना केपेबल नहीं था, इनफैक्ट खराब था वो। तो इन्होंने अपनी एक बेटी को अपना सक्सेसर नॉमिनेट किया था, लेकिन इनकी बेटी एक अच्छी एडमिनिस्टर थी, बट क्योंकि वो एक फीमेल थी इसीलिए उस समय की ऑर्थोडॉक्स टर्किश मुस्लिम सोसाइटी में उनका रूल एक्सेप्ट नहीं किया पुरुषों ने, और उनके अगेंस्ट लगातार कॉन्स्पिरेसी करते हुए फाइनली उनको असैसिनेट ही कर दिया, जिसकी वजह से उनकी डेथ के बाद में कमज़ोर रूलर्स आए इस खानदान के, जैसे मसूद शाह, जैसे बहराम शाह, या जैसे नासिरुद्दीन महमूद। ये तीनों ही वीक रूलर्स थे, लेकिन नासिरुद्दीन महमूद 1246 एडी से लेकर 1266 एडी तक रूल कर पाते,
क्योंकि वो एक पपेट की तरह रूल करते हैं। काफ़ी रिलीजियस मैन था, 5 वक्त का नमाजी आदमी था, और उसको पॉलिटिक्स और मिलिट्री मैटर्स से कोई लेना देना नहीं था, लालच भी नहीं था उसके मन में। और इसीलिए मंत्रियों चहलगानियों जैसी जो पावर्स हुआ करती थी वो आराम से उसको पपेट की तरह चलाती थी। लेकिन जब 1266 में उस पपेट की भी डेथ हो गई, तो फिर उसके बाद एक और पावरफुल रूलर आता है दिल्ली सल्तनत में, जिनका नाम होता है गयासुद्दीन बलबन, जो लगभग 21 साल तक रूल करते हैं। बूढ़ा था ये जब थ्रोन के ऊपर बैठा था। ये स्लेव हुआ करता था इल्तुतमिश का। इल्तुतमिश स्लेव हुआ करता था कुतुबुद्दीन ऐबक का। कुतुबुद्दीन ऐबक स्लेव हुआ करता था मोहम्मद गौरी का। और क्योंकि तीन इंपॉर्टेंट रूलर इस डायनेस्टी के, तीनों ही गुलाम हुआ करते थे किसी न किसी के, इसलिए इसको स्लेव डायनेस्टी भी कहा जाता है। गयासुद्दीन बलबन जब रूलर बना तो उसने जो पॉलिसी अख्तियार करी वो थी ब्लड एंड आयरन पॉलिसी, लौह एवं रक्त सिद्धांत, जिसका मतलब है कि हथियार चलाओ, खून बहाओ और राज करो। सिंपल इनका पॉलिसी था कि जो भी पॉलिटिकल ओपोनेंट से, जो भी सामने राह में खड़ा हो रहा है, उसको डिस्ट्रॉय करो, उसकी पावर को डिस्ट्रॉय करो और रूल करो। इसी तरह से दिल्ली सल्तनत को रूल किया जा सकता है। और इन्होंने अपनी कई ओपोनेंट्स को डिस्ट्रॉय किया, मार डाला, मिलिट्री एक्सपीडिशंस किए, ब्रूटल पनिशमेंट्स दी, और इस तरह अपना खौफ कायम कर लिया अपने दरबारियों के अंदर। और तभी ये लंबे समय तक रूल कर पाया। काफ़ी स्ट्रिक्ट किस्म का रूलर ये था। और इसने पर्शियन ट्रेडिशंस इंट्रोड्यूस कर दिए थे, जैसे सिजदा, जैसे पैबोस, यानी कि कोई भी दरबार में आएगा तो पहले सर झुक के सलाम करेगा, सर झुका के सलाम करेगा, फिर सुल्तान के कदमों को चूमेगा, और उसके बाद अपनी जगह पे जाके बैठेगा या अपनी बात कहेगा। तो इस तरह से इसने सबमिसिव जेस्चर्स के लिए फोर्स किया अपने सारे दरबारियों को कि मेरे सामने सब झुकोगे, मेरे कदमों को चूमोगे, उसके बाद बात होगी। तो सबको सबमिसिव बना दिया इन्होंने। और एक पर्शियन फेस्टिवल जो नवरोज, जो पर्शिया का न्यू ईयर हुआ करता था, उसको भी इन्होंने शुरू किया था। एक और इम्पॉर्टेंट चीज जो इन्होंने करी थी, एक टाइटल लिया था, जिले जिले इलाही, जिसका मतलब होता है शेडो ऑफ गॉड, या जिसको पर्शियन में बोलते थे नियाबत ए खुदाई। यानी कि सुल्तान ने डिक्लेयर किया, दोनों का एक ही मीनिंग होता है, और वो मैं यहां लिख देता हूं, शैडो ऑफ गॉड, ईश्वर की परछाई हूं मैं। इसका मतलब ये होता है कि सुल्तान ने कहा कि भाई मैं जो भी कर रहा हूँ, किसी को मार रहा हूँ या कुछ भी कर रहा हूँ, ये मैं ईश्वर की परछाई हूँ। जो सुल्तान होता है, राजा होता है, वो होता है गॉड की शैडो। इसलिए वो कभी गलत कर ही नहीं सकता, क्योंकि गॉड कभी गलत नहीं कर सकता। वो जो भी कर रहा है वो नहीं कर रहा है, गॉड उससे करवा रहा है, क्योंकि वो तो सिर्फ एक शेडो है गॉड की। और इस तरह से उसने अपने हर गलत एक्ट को जस्टिफाई किया। मंगोलों के साथ इन्होंने मुकाबला किया। सुल्तान इल्तुतमिश की डेथ के बाद मंगोलों ने भारत के पंजाब के इलाकों में घुस के लूटपाट करनी शुरू कर दी थी। जो दिल्ली सल्तनत के कमज़ोर सुल्तान थे वो मंगोलों को गिफ्ट दे दिया करते थे, दोस्ती कर लिया करते थे उनसे, उनको अपीज करते थे, और इस तरह उनको रोक के रखने की कोशिश करते थे। यानी कि गयासुद्दीन बलबन से पहले के जो कमज़ोर दिल्ली सुल्तान थे वो लड़ना नहीं चाहते थे मंगोलों से। वो चाहते थे कि मंगोलों के साथ में एक दोस्ती जैसा रिश्ता हो जाए, भले ही इसमें हमको झुकना पड़े, हमें उन्हें गिफ्ट भेजने पड़े। लेकिन जब गयासुद्दीन बलबन रूलर बना तो उसने इस पॉलिसी को ड्रॉप कर दिया। उसने बोला काहे का गिफ्ट, काहे की दोस्ती, भगाओ इनको। और उसने हमले करके मंगोलों को डिफीट किया और मुल्तान और लाहौर के इलाके से पीछे खदेड़ दिया, और कई किले बनाए उस नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर बॉर्डर्स पे, जहां से कि मंगोलों को आगे बढ़ने से रोका जा सके। फिर ऐसी ही एक लड़ाई में इनका बेटा शहजादा मोहम्मद मंगोलों के खिलाफ जीत तो जाता है, लेकिन मारा जाता है। जिसके बाद ये भी बुजुर्ग हो गए थे, इनको सदमा भी लगा था, और उसी के बाद इनकी भी डेथ हो जाती है। फिर अगला इंपॉर्टेंट रूलर दिल्ली सल्तनत में आता है, क्योंकि जब स्लेव डायनेस्टी में इनकी डेथ होती है तो इनके बाद कोई इंपॉर्टेंट या कोई पावरफुल रूलर नहीं आ पाता इस डायनेस्टी के अंदर। इसीलिए फिर इनकी डायनेस्टी यानी स्लेव डायनेस्टी का डिक्लाइन होता है, और स्लेव डायनेस्टी के एक जनरल जिनका नाम जलालुद्दीन फिरोज खिलजी था, वो एक नई डायनेस्टी स्टैब्लिश करते हैं, जिसको हम खिलजी डायनेस्टी के नाम से जानते हैं। लेकिन खिलजी डायनेस्टी के वो रूलर पहले तो थे, बट स्ट्रांग नहीं थे, बूढ़े थे, वो भी बुजुर्ग थे।
काफ़ी जनरस भी थे, और इसी का फ़ायदा उठा के उनके भतीजे, जो कि उनका दामाद भी था, जिसका नाम अली गुरशस था, उसने उनकी हत्या कर दी और खुद रूलर बन गया और टाइटल अज्यूम किया अलाउद्दीन खिलजी। जब ये रूलर बना तब इसने अपने इरादे जाहिर किए। जब इसने एक टाइटल अज्यूम किया, सिकंदर सानी, जिसका मतलब इन्होंने बोला कि मैं आज का सिकंदर हूँ, आज का अलेक्जेंडर हूँ, यानी कि जिस तरह अलेक्जेंडर ने वर्ल्ड कॉन्क्वेस्ट्स करी थी मैं भी करना चाहता हूँ। और इसीलिए इनके लोगों ने इनको कन्विंस किया कि अगर आप कॉन्क्वेस्ट ही करना चाहते हो तो भारत में भी जीते जाने के लिए बहुत कुछ है, क्योंकि तुर्कों के पास अभी सिर्फ पंजाब से लेके बंगाल तक के इलाके थे। मध्य भारत के इलाके, राजस्थान के इलाके, गुजरात के इलाके, महाराष्ट्र के इलाके और उससे फार साउथ के इलाके अनकॉन्कर्ड थे। तुर्कों ने अभी उनको जीता नहीं था। इसीलिए इनके लोगों ने इनको कन्विंस किया कि पहले भारत जीतो, उसके बाद वर्ल्ड कॉन्क्वेस्ट के बारे में सोचना, और इन्होंने इस बात को मान लिया। और देखते ही देखते 1297 एडी से लेके 1311 एडी के बीच में इन्होंने गुजरात, रणथंभौर, मेवाड़, जालौर, मालवा, ये सारे इलाके जीत लिए। और इनके एक कमांडर, जिसका नाम मलिक काफूर था, जो कि एक स्लेव था, गुजरात की जब जीत हुई थी तो गुजरात की जीत में नुसरत खान और उलुग खान नाम के दो कमांडर्स ने इसे खरीदा था 1000 दिनार देके। इसीलिए इसका नाम ओरिजिनली 1000 दिनारी था। लेकिन बाद में ये 1000 दिनारी अलाउद्दीन खिलजी का बहुत अच्छा दोस्त भी बन गया था, और साथ ही साथ उसका एक जनरल भी बन गया था। और फिर इसी 1000 दिनारी को नाम मिला काफूर। मलिक उसका मिलिट्री रैंक हुआ करता था। तो ये मलिक काफूर अलाउद्दीन की तरफ से साउथ इंडिया के एक्सपीडिशंस पे जाता है, और वारंगल, होयसाल और पांड्य तीनों पावर्स को डिफीट करके पूरे पेनिनसुलर इंडिया को जीत के खूब सारी दौलत लूट कर वापस आते हैं। एक बात ध्यान रखना पड़ेगी हमको कि नॉर्दर्न इंडिया में जो एक्सपीडिशंस किए अलाउद्दीन ने, उन इलाकों को जीत लिया और अपनी टेरिटरी में शामिल किया। लेकिन साउथ इंडिया में जो एक्सपीडिशंस किए उनको सिर्फ लूट लिया और उन इलाकों को एनेक्स नहीं किया, लूटपाट करके वापस आ गए नॉर्थ में। और इस तरह अलाउद्दीन खिलजी ने अपना खजाना भर लिया लबालब। लेकिन इस तरह से कुछ इन्होंने, इनका एम्पायर था। जो डार्क ग्रीन कलर में आपको इलाके दिख रहे हैं, ये इलाके लगभग इन्होंने जीत लिए थे। और ये जो लाइट ग्रीन कलर में इलाके आपको दिख रहे हैं, ये इलाके इन्होंने लूटपाट करके छोड़ दिए थे। लगभग ये जो इलाके हैं ये लूटपाट करके छोड़े हुए इलाके थे। ये तो एलाइज थे, देवगिरी का जो राज्य था वो एलाय था। लेकिन ये सारे इलाके इन्होंने लूटपाट करके छोड़ दिए थे। खूब दौलत मिली थी यहाँ पे, क्योंकि साउथ इंडिया में गोल्ड बहुत होता था, तो काफ़ी गोल्ड इनको हासिल हुआ था। बाकी इतना बड़ा एम्पायर इन्होंने कायम कर ही लिया था। इन्होंने कुछ रिफॉर्म्स भी किए थे, जैसे कि मार्केट रिफॉर्म। दिल्ली में चीज़ों की कीमतें ना बढ़े, इसीलिए इन्होंने दिल्ली की अंदर कॉमोडिटीज़ के प्राइस को फिक्स कर दिया था, और मार्केट्स अलग अलग कॉमोडिटी के अलग अलग बना दिए थे। हर मार्केट में इनके बनाए हुए लॉज को रेगुलेटेड रहे, इसको चेक करने के लिए इन्होंने एक ऑफिसर भी अपॉइंट किया था, जिसका नाम शाहनाए मंडी होता था। ऑब्जेक्टिव ये था कि दिल्ली में जो इनका सरकारी महकमा है, सैनिक है, वो सैलरी में हाइक की डिमांड ना करें। और अगर सैलरी में हाइक की डिमांड नहीं करवानी उनसे, तो फिर ऐसा इंश्योरिटी करना पड़ेगा कि कीमतें भी ना बढ़े। अगर कीमतें नहीं बढ़ेगी, महंगाई नहीं बढ़ेगी, तो कर्मचारी, सैनिक सैलरी भी बढ़ाने की बात नहीं करेंगे। इसीलिए दिल्ली में इन्होंने चीज़ों के दाम को बिल्कुल फिक्स कर दिया कि इससे ऊपर नहीं बिकेगा। जो बेचेगा उसको ब्रूटल पनिशमेंट मिलेगी। दाग सिस्टम, जहाँ पे इन्होंने घोड़ों के ऊपर यूनिक, बहुत सारे घोड़े किराए पे लिए जाते थे, और उसमें करप्शन बहुत होता था। एक घोड़े को एक से ज़्यादा शो कर दिया जाता था, ज़्यादा पैसे दे दिए जाते थे। तो इस करप्शन को ख़त्म करने के लिए इन्होंने हर घोड़े के ऊपर एक यूनिक निशान बना के उसकी आइडेंटिटी क्रिएट करी कि एक घोड़ा एक ही बार काउंट हो, और वो हो गया दाग सिस्टम। अपने सोल्जर्स को सोल्जरिंग के जॉब में मोटिवेट करने के लिए इन्होंने चेहरा सिस्टम बनाया, जिसमें इन्होंने अपने हर सैनिक का एक प्रोफाइल तैयार करवाया, और उस प्रोफाइल के हिसाब से, उसके एक्सपीरियंस और स्किल के हिसाब से, गैलेंट्री के हिसाब से उसको पेमेंट किया। तो एक इंसेंटिव बेस्ड बनाया इन्होंने मिलिट्री सिस्टम को। एग्रीकल्चरल टैक्स इन्होंने बहुत बढ़ा दिया किसानों के ऊपर, 50% तक एग्रीकल्चरल टैक्स ये लिया करते थे, जो बहुत ही ज़्यादा होता, बहुत ही ज़्यादा टैक्स हुआ करता था। बट दैट वाज अलाउद्दीन खिलजी फॉर यू, ये सारी चीज़ें इसने करी थी। लेकिन क्योंकि हर चीज़ इसने फोर्स का यूज़ करके करी थी,
इसीलिए जब इसकी डेथ होती है तो इसकी डेथ के बाद बहुत सारे रेबेलियंस होते हैं, और एक बार फिर पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी की तरफ दिल्ली सल्तनत जा सकती थी, लेकिन कुछ सालों के लिए नहीं गई, क्योंकि इसके बाद इसी का एक कमांडर था जिसका नाम गयासुद्दीन तुगलक था। उस गयासुद्दीन तुगलक नाम के कमांडर ने कमान संभाल ली और गिरते दिल्ली सल्तनत को बचा लिया। लेकिन उसी गयासुद्दीन तुगलक को सक्सीड करता है उसका बेटा जिसका नाम मोहम्मद बिन तुगलक होता है, जो 1325 से लेके 1351 एडी के बीच में रूल करता है। हालांकि वो बहुत लर्नेड मैन था, लेकिन उसकी बहुत सारी एम्बिशियस पॉलिसीज गलत तरीके से एग्जीक्यूट होने की वजह से फेल हो गई, और जिसके चलते दिल्ली सल्तनत का बड़ा तेजी से डिक्लाइन शुरू हो गया। जैसे इन्होंने दिल्ली से दौलताबाद कैपिटल को ट्रांसफर किया, जब इन्होंने साउथ इंडिया के इलाके में एक्सपेंशन शुरू किया तुगलक्स ने, तो उन्होंने बोला कि क्यों ना साउथ इंडिया में अपने एम्पायर को स्ट्रेंथन करने के लिए वहाँ एक कैपिटल बनाई जाए। तो इन्होंने दौलताबाद में कैपिटल बनाई। दौलताबाद वो जगह है जो यहाँ पे है, जो पहले देवगिरी के नाम से जाना जाता था, उसको दौलताबाद कर दिया और वहां पे कैपिटल बना दी, ऑब्जेक्टिव कि साउथ इंडिया में अपने रूल को फैलाएंगे। लेकिन उनको रियलाइज हुआ कि मंगोलों के हमलों के खतरे तो नॉर्थ से हैं, तो वापस नॉर्थ में आ गए फिर। तो ये जो कैपिटल ट्रांसफर और रीट्रांसफर हुआ था, इसमें बहुत लॉस हुआ, कई लोग भी मारे गए इतने लंबे माइग्रेशन में, और खर्चा भी बहुत हुआ। लेकिन फिर इन्होंने टोकन करेंसी इशू कर दी कि भाई सिल्वर के सिक्कों की जगह तांबे के सिक्के इशू कर दिए और उसकी वैल्यू सिल्वर के कॉइन के बराबर रखी। लेकिन लोगों ने इसमें इतनी ज्यादा जाली करेंसियां बनानी शुरू कर दी दिल्ली के अंदर कि सरकारी करेंसी को यूज ही नहीं करता था, और इससे फिर सरकार को बहुत नुकसान हुआ, उनको ये पॉलिसी भी वापस लेनी पड़ी। उत्तर प्रदेश के गंगा यमुना के मैदानी इलाकों में इन्होंने टैक्स के रेट्स बढ़ा दिए, और उससे नाराज होकर वहां के लोगों ने बगावत कर दी, फिर लेने के देने पड़ गए, जो मिलता था वो भी नहीं मिला, इस पॉलिसी को भी वापस लेना पड़ा। फिर इनके दिमाग में आ गई कि ईरान और अफगानिस्तान के आसपास के इलाके जिसे खुरासान कहा जाता था, उन्हें कॉन्कर करेंगे। लेकिन खुरासान को भी ये कॉन्कर नहीं कर पाए, क्योंकि इन्होंने कोशिश ही नहीं करी, एक बड़ी आर्मी बनाना शुरू करी, लेकिन रियलाइज हुआ कि इतनी बड़ी आर्मी को सैलरी नहीं दे पाएंगे ये, तो फिर उसको कट शॉर्ट करना पड़ा, ये एक्सपेडिशन भी फेल हो गया। कराचिल एक्सपेडिशन में गए हिमालयन ट्राइब्स को जीतने के लिए, लेकिन हिमालय के इलाकों में ना इनकी फौज एक्लेमेटाइज कर पाई, ना ही वहाँ के वॉरियर्स से जीत पाई, और नेचुरल कैलेमिटीज बाढ़ वगैरह जैसी चीज़ों ने इनके ऊपर लास्ट नेल इन द कॉफिन ठोक दिया, जिससे इनके कराचिल एक्सपीडिशन भी फेल हो गए। सबसे आखिरी में इन्होंने कल्टीवेशन ऑन बैरन लैंड के प्लान को शुरू किया कि एक किसान को हम नहरों की फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे, और उसकी फैसिलिटी अवेल करके वो खेती के दायरे को बढ़ा देगा अपने। इस तरह से टैक्स बढ़ाए बगैर लोगों के ऊपर हमारी रेवेन्यू बढ़ जाएगा। लेकिन बाय दैट टाइम सुल्तान के अगेंस्ट बहुत सारे रेबेलियंस हो चुके थे, सुल्तान इस प्रोजेक्ट के ऊपर कभी भी ध्यान नहीं दे पाया ठीक से, और ये प्रोजेक्ट भी फेल हो गया। इस तरह अलाउद्दीन खिलजी ने जितनी दौलत लूटी थी, अलग अलग फेल्ड पॉलिसीज के चलते मोहम्मद बिन तुगलक ने सारी लुटा दी, और दिल्ली सल्तनत का डिक्लाइन वहीं से शुरू हुआ। हालांकि इनके बाद में फिरोज शाह तुगलक जैसे रूलर आते हैं, जो कुछ हद तक संभालने की कोशिश करते दिल्ली सल्तनत को, लेकिन वो संभाल नहीं पाते अल्टीमेटली, और उनकी डेथ के बाद बहुत ही तेजी से डिक्लाइन होता है दिल्ली सल्तनत का। और उसकी एक बहुत बड़ी वजह होता है तैमूर, जो कि एक सेंट्रल एशियन इन्वेडर था, जिसने दिल्ली सल्तनत की कमजोर मिलिट्री पावर को सेंस कर लिया था, और वेल्दी इंडियन रीजन्स को प्लंडर करने के इरादे से 1398 में हमला कर दिया था। नासिरुद्दीन महमूद खिलजी को उसने डिफीट किया, दिल्ली को लूटा, आसपास के इलाकों को लूटा, और कुछ सालों के लिए दिल्ली सल्तनत के एग्जिस्टेंस को ही खत्म कर दिया। उत्तर भारत में दिल्ली से लेके पंजाब तक के इलाके अब तैमूर के सल्तनत का हिस्सा हो गए, जो अब गवर्न होता था सेंट्रल एशिया से। लेकिन जल्दी तैमूर की और उसके सक्सेसर्स की डेथ हुई, जिसका फायदा उठा के तैमूर के गवर्नर सैयद डायनेस्टी के खिज्र खान ने एक नई डायनेस्टी स्टैब्लिश करी दिल्ली में, जिसको सैयद डायनेस्टी कहा जाता है। बहुत लंबे समय तक रूल भी नहीं करती है डायनेस्टी, और कोई बड़ी छाप भी नहीं छोड़ पाती। इनके बाद सक्सीड करती है पश्तून ओरिजिन की लोधी डायनेस्टी,
अब तक जितने भी दिल्ली के सुल्तान थे या तो वो टर्क्स थे या टर्को अफगान थे। जैसे स्लेव डायनेस्टी के सारे सुल्तान प्योरली तुर्क थे, लेकिन खिलजी, तुगलक, सैयद, ये तीनों टर्को अफगान थे, आधे तुर्क थे आधे अफगान थे। लेकिन लोधी कंप्लीटली अफगान पावर थी, पश्तून पावर थी या पठान पावर थी। तो ये जो लोग थे ये काफी इंडियन थे, दे वर नॉट कंसिडर्ड एज फॉरेनर्स। ये इंडियंस ही हुआ करते थे, नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर्स में रहने वाले। इनके पास में पहली बार पावर आई थी दिल्ली की। इन्होंने भी लंबे समय रूल किया। तीन बड़े रूलर्स आते हैं, बहलोल खान लोधी, सिकंदर लोधी और इब्राहिम लोधी। तीनों रूल भी करते हैं। लेकिन अगेन दिल्ली सल्तनत का जो स्ट्रेंथ खिलजी के दौर में डेवलप हुआ था या बलबन के दौर में डेवलप हुआ था या इल्तुतमिश के दौर में डेवलप हुआ था, वो नहीं रह जाता है। सिर्फ पंजाब से लेके बिहार तक के इलाके ही उनके कंट्रोल में रह जाते हैं, बाकी सारे इलाके उनके हाथ से निकल चुके थे। टेकिंग द एडवांटेज ऑफ वीकनेस ऑफ दिल्ली सुल्तान, दिल्ली सुल्तान इब्राहिम लोधी, इन्हीं में जो आखिरी लोधी डायनेस्टी का रूलर था इब्राहिम लोधी, उसकी कमजोरी का फायदा उठा के एक और सेंट्रल एशियन इन्वेडर जो तैमूर का ही डिसेंडेंट था, जिसका नाम जहीरुद्दीन बाबर था, वो दिल्ली पे हमला करता है। और दिल्ली पे हमला करने के बाद में वो डिफीट करता है इब्राहिम लोदी को इन द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। और उसके बाद में मुगल डायनेस्टी या मुगल एम्पायर की शुरुआत होती है भारत के अंदर। लेकिन वहीं जहां उत्तर भारत में दिल्ली सल्तनत के अच्छे बुरे रूलर्स आ जा रहे थे, दिल्ली सल्तनत का डोमिनेंस था और नॉर्दर्न इंडिया के अंदर, वहीं साउथ इंडिया के अंदर विजयनगर एम्पायर राइज हुआ था 1336 एडी में। दरअसल हमने तो ये देखा अभी पिछले कुछ स्लाइड्स में कि साउथ इंडिया में एक्सपीडिशन करके दिल्ली सल्तनत ने अपने आप को फैला लिया था। लेकिन इसी दिल्ली सल्तनत के कुछ जनरल्स थे, एक्चुअली वो जनरल्स तो हुआ करते थे ओरिजिनली इंडियन डायनेस्टी के, लेकिन दिल्ली सल्तनत के साथ जुड़ चुके थे, इस्लाम को एम्ब्रेस कर चुके थे और अब दिल्ली सल्तनत के लिए एक्सपेंशन कर रहे थे। ऐसे ही दो जनरल थे हरिहर और बुक्का, जिनको एक संत मिले जिनका नाम था विद्या आरण्य, जिन्होंने हरिहर और बुक्का को कहा कि अगर तुम इतने ही ताकतवर हो कि दिल्ली सल्तनत के लिए एक्सपेंशन कर सकते हो साउथ में, तो क्यों ना खुद के लिए करो। एक यज्ञ करके हरिहर और बुक्का को हिंदू फोल्ड में वापस लाया गया और उसी के साथ में विजयनगर साम्राज्य के एक्सपेंशन की शुरुआत हुई। कई डायनेस्टीज आती जो अपना अपना कंट्रीब्यूशन देती विजयनगर एम्पायर को एक्सपैंड करने में, जिसमें संगम डायनेस्टी पहली डायनेस्टी होती है जिसके रूलर हरिहर और बुक्का इसकी शुरुआत करते हैं विजयनगर से, जो कि आज कर्नाटक में हम्पी नाम के शहर को कहते हैं। उसके बाद सुलुवा डायनेस्टी आती जो उतनी स्ट्रांग नहीं थी, लेकिन तुलुवा डायनेस्टी के रूलर कृष्णदेव राया इस पूरे विजयनगर एम्पायर के हीरो थे, सबसे स्ट्रांग रूलर थे। 1510 से लेके 1529 तक इन्होंने रूल किया था। पोर्चुगीज पावर जो नई नई भारत के अंदर आई थी उनके साथ अलायंस किया था, उनसे बंदूकें और तोपें हासिल करी थी और साथ ही साथ बहुत अच्छी नस्ल के घोड़े भी हासिल किए थे। और इस तरह इन्होंने अपने नॉर्थ में मौजूद छोटी छोटी मुस्लिम रियासतों को डिफीट करके साउथ इंडिया में अपने डोमिनेंस को सेटअप किया। उड़ीसा के हिंदू किंगडम गजपति सूर्यवंशी को भी इन्होंने डिफीट किया और अपने अगेंस्ट जो भी राइवल्स खड़े हुए थे उनको भी डिफीट किया। पोर्चुगीज पावर को अपना दोस्त बनाया और विजयनगर एम्पायर को अपने प्राइम फेज में पहुंचा दिया। और इस तरह से विजयनगर एम्पायर लंबे समय तक एक ताकतवर एम्पायर बना रहा। लेकिन इनकी डेथ के बाद में एक नई डायनेस्टी का राइज होता है, अरविदु डायनेस्टी, जो कि विजयनगर एम्पायर के नॉर्थ में जो मुस्लिम डायनेस्टीज हुआ करती थी उनके इंटरनल मैटर्स में बहुत ज़्यादा इंटरफेयर करना शुरू करती है और उनको इनसिक्योर फील करा देती है, जिसकी वजह से विजयनगर एम्पायर की नॉर्थ में छोटी छोटी मुस्लिम रियासतें एक होकर एक मिलिट्री स्ट्रेंथ बनाती है और विजयनगर के ऊपर हमला करती। वो मुस्लिम पावर्स कौन कौन सी थी जो विजयनगर एम्पायर के नॉर्थ में सिचुएटेड थी? तो उनमें से एक थी निज़ाम शाही, एक थी आदिल शाही और एक थी कुतुब शाही। ये तीन बड़ी पावर्स थी और ये तीनों मिल गए और तीनों ने मिल के एक लड़ाई हुई थी जिसको बैटल ऑफ तालीकोटा कहते हैं 1565 में। 1565 में हुए इस बैटल ऑफ तालीकोटा में विजयनगर एम्पायर को डिसाइसिवली डिफीट किया।
उसके रूलर अलिया राम राया को कैप्चर किया, किल कर दिया, और विजयनगर एम्पायर इस एक लड़ाई में खत्म हो गया। विजयनगर शहर को बुरी तरह से हमला करके इस लड़ाई को जीतने के बाद में इन तीनों की कंबाइंड आर्मीज विजयनगर के इस हम्पी नाम के शहर को, जो आज हम्पी है उस समय विजयनगर था, हमला करती है और हमला करके इसको हमेशा हमेशा के लिए डिस्ट्रॉय कर देती है। इस तरह 1565 में विजयनगर एम्पायर की पावर का डिक्लाइन हो जाता है। और फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत के बारे में मैंने बात कर ही ली थी आपसे, और आने वाले चैप्टर में भी बात करेंगे। लेकिन अब हम बात करेंगे भक्ति और सूफी मूवमेंट की, कि जहाँ पर एक तरफ ये सारी पॉलिटिक्स चल रहा था उत्तर भारत और दक्षिण भारत में, वही कुछ कल्चरल डेवलपमेंट भी भारत के अंदर हो रहा था। और इसी कल्चरल डेवलपमेंट को भक्ति मूवमेंट कहा जाता। भक्ति क्या होता है? किसी के लिए भी एक्सट्रीम डिवोशन इज भक्ति, लेकिन यहाँ पे भक्ति इज टुवर्ड्स गॉड। दरअसल भक्ति की शुरुआत शुरू होने के पीछे दो इंपॉर्टेंट वजह थी। पहली इंपॉर्टेंट वजह भक्ति के पीछे ये थी कि दक्षिण भारत में बुद्धिज्म और जैनिज्म बड़ी तेजी से पैर पसार रहे थे, और वो इसीलिए क्योंकि वैदिक रिलीजन के अंदर कुछ अंडर प्रिविलेज्ड क्लासेस थी, जिनको न मंदिर में जाने की अनुमति थी, न रिचुअल्स करने की अनुमति थी। तो वो अपने स्पिरिचुअल अचीवमेंट को हासिल करने के लिए बुद्धिज्म और जैनिज्म की तरफ देखते थे कि शायद ये रिलीजन जो हमें इक्वली ट्रीट करते हैं, ये इन रिलीजन्स को फॉलो करके शायद हम गॉड को पा सकें। तो एक तो ये वजह थी कि बुद्धिज्म और जैनिज्म का एक्सपेंशन हो रहा था। दूसरा, ऐसे लोग थे जो कि अपने स्पिरिचुअल अचीवमेंट को हासिल नहीं कर सकते थे एग्जिस्टिंग रिलीजन में। इसलिए कई स्कॉलर्स ने भक्ति का मार्ग प्रोपोगेट किया कि गॉड को हासिल करने के लिए किसी टेम्पल में जाने की ज़रूरत नहीं है या कुछ रिचुअल्स की ज़रूरत नहीं है। अगर आप अपने गॉड को मानते हो और अपनी पूरी डिवोशन के साथ उसको पूजते हो, उसको याद करते हो, तो तुम्हारा उससे यूनिफिकेशन हो जाएगा और तुमको इसी जन्म में स्पिरिचुअल अचीवमेंट हासिल हो जाएगा। और पुराने भारत के अंदर स्पिरिचुअलिटी बहुत बड़ी चीज़ होती थी, ये सारी बातें बहुत मैटर करती थी। इसलिए कई लोगों ने इस भक्ति के कॉन्सेप्ट को अपना लिया कि ठीक है, हमने मंदिर जाना ना, हमें कोई रिचुअल्स करना, हम सिर्फ अपने भगवान को याद करेंगे और भगवान को याद करते हुए बस भजन गाते रहेंगे, उसकी पूजा करते रहेंगे, और एक दिन हमको भगवान प्राप्त हो जाएंगे। और इसी के साथ भक्ति की परंपरा चल निकली भारत में। हालांकि इसको शुरू किया था आदिगुरु शंकराचार्य ने, जो केरल के कलादी गांव के रहने वाले थे, नंबूदिरी ब्राह्मण परिवार से थे। उत्तर भारत में फर्दर एजुकेशन के लिए गए। ओंकारेश्वर और काशी में इन्होंने अपनी एजुकेशन को पूरा किया और अद्वैत की फिलॉसफी को इन्होंने प्रोपोगेट किया। अद्वैत मतलब होता है, अद्वैत का मतलब होता है नॉन ड्यूअलिज्म। वो कहते हैं कि ईश्वर और मनुष्य एक ही है, अलग अलग नहीं है। जैसे सूरज से उसकी किरण निकलती है, तो वो किरण सूरज से अलग नहीं हो सकती, वो उसी का हिस्सा है। इसीलिए इंसान और ईश्वर एक ही है। और वो कहते थे एंड वर्ल्ड इज माया, ये संसार एक इल्यूजन है, माया है। तो ये इनकी फिलॉसफी थी कि बस ईश्वर को मानो, ईश्वर की भक्ति करो, बाकी सारा संसार माया है, हम ईश्वर से ही निकले और एक दिन ईश्वर में ही मिल जाएंगे। ऐसी एक और आइडियोलॉजी आगे चल के रामानुजाचार्य के द्वारा प्रोपोगेट हुई, जिसको बोलते हैं विशिष्ट अद्वैत। विशिष्ट अद्वैत मतलब कि अद्वैत तो है इसके अंदर, अगर आप देखो तो अद्वैत तो है, तो ये भी इस बात को तो एग्री कर रहे हैं कि ईश्वर और मनुष्य अलग अलग नहीं है, एक ही है। लेकिन इसमें एक विशिष्ट वर्ड भी आ जाता है, और आप सभी जानते हैं विशिष्ट का मतलब होता है स्पेशल। तो ये कहते हैं कि हाँ, मनुष्य और ईश्वर है तो एक ही, लेकिन अब जब मनुष्य मनुष्य बन गया है तो उसकी अपनी एक विशिष्टता हो गई है। ईश्वर और मनुष्य है एक ही, लेकिन ईश्वर की अपनी विशिष्टता है, और यानी ईश्वर मतलब परमात्मा की अपनी विशिष्टता है, और मनुष्य मतलब आत्मा की अपनी विशिष्टता है। तो आत्मा परमात्मा है एक, लेकिन दोनों अपनी यूनिकनेस लिए हुए एक है। और एक और चीज ये ऐड करते थे कि वर्ल्ड इज नॉट माया। ये कहते थे कि संसार माया नहीं है। वो कहते थे कि अगर ईश्वर नहीं बनाया ना ये संसार, ये सब कुछ ईश्वर नहीं बनाया है, तो अगर ईश्वर रियल है तो उसकी बनाई हुई सारी चीजें भी रियल होगी, वो इल्यूजन नहीं हो सकती। तो ये संसार को माया नहीं मानते थे। ऐसे ही एक और स्कॉलर थे माधवाचार्य,
जिन्होंने द्वैत की फिलॉसफी को प्रोपगेट किया था, यानी डुअलिज्म, जिसमें ये कहते थे कि ईश्वर और मनुष्य अलग अलग हैं, वो एक नहीं है, वो एब्सोल्युटली डिफरेंट है। और वो भी इसी बात को मानते थे कि वर्ल्ड इज नॉट माया। वो वर्ल्ड को रियल मानते थे, माया नहीं मानते थे, और ईश्वर और मनुष्य को अलग अलग मानते थे। ये तीनों साउथ इंडिया के सेंट्स थे, और इसीलिए भक्ति की शुरुआत भी दक्षिण से मानी जाती। फिर भक्ति दक्षिण से आगे पहुंचती है उत्तर महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र के इलाके में भक्ति को प्रोपोगेट करने वाले पहले सेंट होते हैं ज्ञानेश्वर। और फिर उनके बाद में कई और सेंट्स भी आते हैं जो भक्ति को प्रोपोगेट करते हैं। लेकिन उत्तर भारत के दो इम्पॉर्टेंट सेंट थे, एक मीराबाई सा जो कि राजपूत प्रिंसेस थी, एंड कृष्ण भक्त थी बहुत बड़ी। इन्होंने बहुत सारे भजन कंपोज किए हैं लॉर्ड कृष्ण के लिए। गुरु नानक देव जो फाउंडर ऑफ सिख रिलीजन थे, ये भी भक्ति परंपरा के ही बाय प्रोडक्ट थे। भक्ति कबीर नाम के एक बहुत बड़े भक्ति सेंट थे, जिनके इन्फ्लुएंस से दूसरे कई उत्तर भारत के अंदर भक्ति की परंपरा फैली। लेकिन गुरु नानक देव एक ऐसे भक्ति सेंट रहे जिन्होंने एक बहुत महान रिलीजन को इस्टेब्लिश कर दिया। दरअसल पंजाब के अंदर हिंदूज और मुस्लिम्स दोनों की बहुत बड़ी आबादी थी, और दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स भी रहा करते होंगे। तो एज अ हिंदू खत्री पंजाबी परिवार में पैदा हुए गुरु नानक देव बचपन से स्पिरिचुअल थे, और उन्होंने दोनों रिलीजन्स की कुछ अच्छी बातों को जोड़कर दोनों के बीच में एक ब्रिज कायम करने की कोशिश करी। और इसी प्रोसेस में गुरु शिष्य परंपरा या गुरु सिख परंपरा शुरू हो गई कि एक गुरु है, दूसरा उससे सीखने वाला है, तो सीखने वाला सिख हो जाएगा। और देखते देखते ये एक अलग रिलीजन इस्टेब्लिश हो गया जो गुरु नानक देव ने ओरिजिनली हिंदूज और मुस्लिम्स के बीच में ब्रिज कायम करने की कोशिश में किया था। खुद गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर कबीर के बहुत सारे दोहे हैं जो यूज किए गए। तो कबीर जो कि एक बहुत बड़े भक्ति संत थे, जिनके दोहे बहुत मशहूर हैं, और उनका इन्फ्लुएंस भी गुरु नानक देव के ऊपर बहुत था। अब भक्ति मूवमेंट जो होता था उसमें कुछ नेचर और कुछ टाइप्स होते हैं। जैसे एक भक्ति मूवमेंट होता है सगुण। तो सगुण क्या होता है? सगुण इज फॉर्म, सगुण इज गॉड विथ अ फॉर्म। जैसे कृष्ण, लॉर्ड कृष्ण का एक रूप है, लॉर्ड राम का एक रूप है, लॉर्ड शिव का एक रूप है। तो जब आप किसी रूप में ईश्वर को पूजते हो तो वो सगुण भक्ति होती। निर्गुण क्या होती है? फॉर्मलेस, फॉर्मलेस वर्शिप। जब आप ईश्वर को सिर्फ एक पावर मान के पूजते हो, उसकी कोई आइडेंटिटी नहीं बनाते हो, तो वो निर्गुण भक्ति होती है। जैसे इवन इस्लाम के अंदर भी गॉड को ऐसा कोई फॉर्म में नहीं माना जाता है, तो वो भी एक तरह से निर्गुण ही है भक्ति सिंपली। और साथ ही साथ दो तरह के भक्ति सेंट्स होते थे खासतौर पे साउथ इंडिया के अंदर, जिनमें नयनार थे जो लॉर्ड शिव को पूजने वाले थे, और अलवार थे जो कि लॉर्ड विष्णु को पूजने वाले, लॉर्ड विष्णु को पूजने वाले अलवार भक्ति सेंट, और नयनार जो लॉर्ड शिव को पूजने वाले भक्ति सेंट्स हुआ करते थे। तो इस तरह से भक्ति मूवमेंट के हमने नेचर्स देखे, टाइप देखे, कुछ इंपॉर्टेंट सेंट्स देखे, और भक्ति क्या होता है इसके बारे में बात करी। सूफीज़्म के बारे में हम अगले लेक्चर में बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।